गुड मॉर्निंग एवरीवन। पेज नंबर 65 ऑफ द अमेंडमेंट बुकलेट ओपन अप करेंगे बेटा, पेज नंबर 65। एंड आपके साथ हम जो डिस्कशन में लेने जा रहे हैं दैट इज जीएसटी के लॉ की अमेंडमेंट्स जो कि उन्होंने करी है रिलेटिंग टू द चैप्टर ऑफ एक्सपोर्ट। एज यू मस्ट बी नोइंग, एक्सपोर्ट बेटा आपका एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। हर अटेम्प्ट में एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके पास ज़रूर पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, कई बार प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। और इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए ये एक्सपोर्ट का चैप्टर और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट। आई एम एक्सपेक्टिंग अमेंडमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो होगा वो इस अटेम्प्ट में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इनफैक्ट आईसीआई ने जो अपनी लेटेस्ट आरटीपी इशू करी है नवंबर 2020 की, उसमें भी उन्होंने एक्सपोर्ट की अमेंडमेंट स्पेसिफिक जो है वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करके दिया है। तो एक बार आप यहाँ अमेंडमेंट जब समझ चुके होंगे उसके बाद आरटीपी का वो क्वेश्चन भी जो होगा बेटा वो आप साथ में जो होगा वो ट्राई कर लेंगे। अब एक्सपोर्ट्स को लेकर के इन्होंने जो अमेंडमेंट करी है वो अमेंडमेंट है क्या, तो बेटा अमेंडमेंट है क्या वो लिंकिंग में आपको समझनी पड़ेगी। टू स्टार्ट विद एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रख ले, एक्सपोर्ट गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है। जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड की गई हैं, जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो है वो अमेंडमेंट की गई है। इतनी बात आप जो है वो टू स्टार्ट विद जो है वो ध्यान में रख ले। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को लेकर के आपने जो कुछ पढ़ रखा था वो प्रोविज़न एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर के अमेंडमेंट हुई हैं और दो अमेंडमेंट्स हैं, दोनों ही सिग्निफिकेंट जो है वो अमेंडमेंट है। उन दोनों अमेंडमेंट्स को करेंगे, अच्छे से करेंगे। उनको करने से पहले एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो बातें आपने पढ़ रखी हैं, समझ रखी है, थोड़ा सा जो है हम उसको रिकलेक्ट कर लेते हैं। आप याद करें, कभी भी अगर एक्सपोर्ट किया जाएगा गुड्स या सर्विस किसी का भी, तो एक्सपोर्ट की सप्लाई जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई के तौर पर क्वालिफाई होती है, यू मस्ट बी नोइंग। एंड एज एन इंटर स्टेट सप्लाई उसके ऊपर जो है वो आईजीएसटी की लेवी, आईजीएसटी का चार्ज अट्रैक्ट होता है एज पर सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अब एक्सपोर्ट की सप्लाई पर सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के थ्रू आईजीएसटी की लेवी आती है, लेकिन आप सभी जानते हैं एक्सपोर्ट अगर किया जा रहा है गुड्स या सर्विस किसी का भी, तो बेसिकली वो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया से बाहर दी जा रही हैं, उनका कंजम्पशन डेस्टिनेशन पॉइंट आउटसाइड इंडिया है। और क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो इंडियन गवर्नमेंट जो गुड्स या सर्विसेज बाहर दी जा रही है उनको टैक्स नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 5 ने चार्ज भले ही क्रिएट किया था, लेकिन जीएसटी वाले ये जानते थे कि इसको वो कलेक्ट नहीं कर सकते, तो इस चार्ज को उन्होंने एक्चुअल में सप्लायर से कलेक्ट नहीं किया था। उन्होंने सप्लायर को उस टैक्स के बर्डन से बचाने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया था सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। उन्होंने सेक्शन 16 के थ्रू क्या किया था, इस सप्लाई को जो था वो जीरो रेट कर दिया था। एक बार के लिए इन पर चार्ज आता ज़रूर है पर एक्चुअल में टैक्स बर्डन नहीं डाला हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेक्शन 16 में जो था वो जीरो रेट इस ट्रांजैक्शन को जो था वो कर दिया था। एंड सेक्शन 16 में वो जीरो रेट कैसे करते थे, तो आपको याद होगा सेक्शन 16 में जीरो रेट के लिए उन्होंने दो ऑप्शन सप्लायर को जो थे वो दिए थे कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर है गुड्स या सर्विसेज का तो वो दो ऑप्शंस को फॉलो करके अपने एक्सपोर्ट जो था वो मटेरियलाइज कर सकता था। 16(3)A एक ऑप्शन देता था एंड 16(3)B जो था वो दूसरा ऑप्शन देता था। वो ऑप्शंस क्या थे, मैं आपको डायग्रामेटिक जरा रिकलेक्ट करवाता हूं। अगर हमारे पास कोई सप्लायर है गुड्स या सर्विसेज किसी का भी और उसने गुड्स का एक्सपोर्ट किया या सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया, तो सेक्शन 16 ये कहता था ऐसे सप्लायर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आईजीएसटी का चार्ज भले ही आया हो पर हम उसके ट्रांजैक्शन को जो होगा वो सेक्शन 16 में जीरो रेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना था वो ये रखना था बेटा कि जब वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज के ट्रांजैक्शन को सेक्शन 16 में जीरो रेट करते हैं तो किस ट्रांजैक्शन को वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं और किस ट्रांजैक्शन को वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहते हैं उसको उन्होंने प्री डिफाइन किया था। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को उन्होंने सेक्शन 25 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन करके बताया था एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को उन्होंने सेक्शन 26 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में जो था वो डिफाइन करके बताया था। और आपको ये दोनों डेफिनेशन याद होगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा मतलब दिया था कि अगर कोई भी गुड्स इंडिया से बाहर ले जाए जा रहे हैं टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया तो बेसिकली दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब आप
जब इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं तो उसके बदले में आप डॉलर्स कमाते हैं तो भी चल जाएगा, आप रुपीस कमाते हैं तो भी चल जाएगा, डॉलर्स कमाते हैं तो भी चल जाएगा, रुपीस कमाते हैं तो भी चल जाएगा, सो फार एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कंसर्न। बट बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को उन्होंने सेपरेटली डिफाइन किया था और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी 2.6 में, वो ये कहती थी एक ट्रांजैक्शन सर्विस का एक्सपोर्ट तभी बनेगा जब सप्लायर इंडिया का हो, उसने सर्विस की सप्लाई फॉरेन रेसिपिएंट को करी हो और सर्विस उसने फॉरेन में दी हो और उस सर्विस के बदले में उसने कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज करी हो, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज करी हो। हाँ, कुछ लिमिटेड केसेस जहां पर आरबीआई रुपीस रियलाइजेशन परमिट करता है, उन केसेस में अगर आप रुपीस रियलाइज करेंगे तो भी हम एक्सपोर्ट मानेंगे। देखो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में टेस्ट सिंपल है, इंडिया से बाहर गुड्स जा रहे हैं मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, उनका पैसा डॉलर में आए या रुपीस में आए एक्सपोर्ट माना जाएगा। लेकिन सर्विसेज के केस में एक्सपोर्ट तभी होगा जब इंडियन सप्लायर फॉरेन रेसिपिएंट को फॉरेन में सर्विस दे और कंसीडरेशन फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव कर चुका हो। रुपीस में अगर वो रिसीव करता है तो रुपीस वाले केस में एक्सपोर्ट तभी माना जाएगा अगर आरबीआई ने वो परमिट कर रखा हो। और फर्दर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में एक स्पेशल बात उन्होंने बोल रखी थी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कभी भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हो सकता, जिसका मतलब था कि अगर इंडियन एंटिटी है और फॉरेन में उसकी ब्रांच है या वाइसा वर्सा और इनके बीच में कोई सर्विस का ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये वाला ट्रांजैक्शन कभी भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आप अपनी ही ब्रांचेस के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा, उसके ऊपर जीरो रेटिंग के कोई बेनिफिट जो होंगे वो फ्लो नहीं होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर सप्लायर के द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है एज पर 2.5 तो जीरो रेटिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर उसके द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्वालिफाई हो रहा है एज डिफाइंड अंडर 2.6 तो फिर उसको जीरो रेटिंग के बेनिफिट मिलेंगे। और ये जीरो रेटिंग के बेनिफिट होते क्या थे, तो दो ऑप्शंस दिए गए थे। 16.3A सप्लायर को बोला गया था आप एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन 16.3A के रूट से कर सकते हो, या फिर 16.3B में एक दूसरा रूट बताया गया था, आप उस रूट से जो है वो कर सकते हो। 16.3A में जो रूट बताया गया था उसको पॉपुलरली बोला जाता था आईटीसी रिफंड रूट, और जो 16.3B में बताया गया था इसको पॉपुलरली बोला जाता है आईजीएसटी रिफंड रूट। और ये जो नाम है ये किस बेसिस पर आए हैं, ये नाम बेटा इस बेसिस पर आए हैं कि 16.3A वो एक्सपोर्टर्स को क्या कहता था, एक्सपोर्टर्स आप जो एक्सपोर्ट सप्लाई कर रहे हो उस पर आपको आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, आप आईजीएसटी पे नहीं करेंगे, सिर्फ आप एक बॉन्ड या एलयूटी एग्जीक्यूट करके दे देंगे जिसमें आप ये बेसिकली लिख करके कह रहे होंगे कि आप जो भी सप्लाई कर रहे हो, जैसे गुड्स की अगर सप्लाई कर रहे हो तो आप बॉन्ड में लिख करके दे दोगे कि गुड्स का रिमूवल जो कर रहा हूं वो एक्सपोर्ट के लिए कर रहा हूं, एक्सपोर्ट मटेरियलाइज करूंगा। सर्विसेज का अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो लिख करके दोगे कि सर्विसेज का मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इसके बदले में जो मुझे फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज करनी है या फिर रुपीस रियलाइज करने हैं वो मैं रियलाइज करके दूंगा। आप पे कुछ मत करें, सिर्फ बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दे इस बात की कि आप एक्सपोर्ट मटेरियलाइज करेंगे, हमसे आईजीएसटी हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। और इस एक्सपोर्ट को यूज करने के लिए आपने जो इनवर्ड सप्लाई ले रखी है उस इनवर्ड सप्लाई पर जो आपने जीएसटी पे कर रखा है उसका आईटीसी ले रखा है, उस आईटीसी का हम आपको रिफंड दे देंगे। इस रूट में आउटपुट पर कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता था और इनवर्ड सप्लाई पर जो आईटीसी दिया जाता था उसका रिफंड दे दिया जाता था, इसलिए इस रास्ते को हम क्या बोलते थे, आईटीसी रिफंड रूट। दूसरा रास्ता जो था वो इसका अपोजिट था। दूसरा रास्ता क्या कहता था, एक्सपोर्टर आप कोई एक्सपोर्ट सप्लाई कर रहे हैं, आपकी प्रीमाइस से गुड्स एक्सपोर्ट के लिए ले जा रहे हो तो फिर एक बार के लिए आप उस पर आईजीएसटी पे ही कर दो, आईजीएसटी पे ही कर दो। लेकिन ये जो आईजीएसटी पे कर रहे हो ये अपने कस्टमर से चार्ज मत करना, ये सिर्फ हम तुमसे टेम्परेरी बेसिस पर कलेक्ट कर रहे हैं, जब तुम्हारा एक्सपोर्ट मटेरियलाइज हो जाएगा तो हम तुम्हें इस आईजीएसटी पेड का जो होगा वो रिफंड दे देंगे। तो फिर हम तुम्हें आईजीएसटी पेड का जो होगा वो रिफंड दे देंगे। आपने जो भी आईजीएसटी पे किया होगा वो चाहे आपने आईटीसी सेट ऑफ करके पे किया हो या ई कैश लेजर से पे किया हो, जो भी टोटल आईजीएसटी आप पे करोगे हम टोटल आईजीएसटी जो होगा आपको रिफंड दे देंगे। और इस रास्ते में बेटा क्योंकि वो आपको आईजीएसटी का रिफंड देते हैं तो इसलिए इस रास्ते का नाम हमारा क्या दिया गया था, आईजीएसटी रिफंड रूट। और सप्लायर को ये ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहे तो 16.3A में आईटीसी रिफंड रूट को यूज कर ले या फिर वो 16.3B में आईजीएसटी रिफंड रूट को जो है वो चूज कर ले।
अच्छा, ये दोनों रास्तों की बेटा आपको प्रॉपर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर ये देखा है कि बच्चे जो हैं इन रूट्स में उतनी क्लैरिटी नहीं रखते। पहला रूट आई वुड लाइक टू रिवाइज। पहला रूट ये कहता है एक्सपोर्ट करने वाले हो, IGST पे मत करो, बॉन्ड LUT दे दो और अपना एक्सपोर्ट कर दो और इनवर्ड सप्लाई के हमसे रिफंड ले लेना। दूसरा रास्ता क्या कह रहा है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस एक्सपोर्ट पर जो IGST बनता है उस IGST को एक बार के लिए पे कर दो अपनी जेब से, कस्टमर से मत लेना, अपनी जेब से पे करना। और कस्टमर से लेने को हम क्यों मना कर रहे हैं? बिकॉज आपको हम ये जो है वो वापसी कर देंगे जब आपका एक्सपोर्ट जो होगा वो मटेरियलाइज हो जाएगा। एक्सपोर्ट का मटेरियलाइज हो जाएगा। गुड्स के केस में आपकी प्रीमाइस से गुड्स चले और कस्टम क्लियरेंस हो गई तो गुड्स का एक्सपोर्ट मटेरियलाइज हो जाएगा, आकर के अपने रिफंड ले लेना। सर्विसेज के केस में आपने जो रियलाइजेशन करना था कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज या रुपीस में, वो जब हो जाएगा आकर के हमसे जो है वो रिफंड ले लेना। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, जो भी एक्सपोर्टर हैं गुड्स या सर्विसेज किसी के भी, वो इन दोनों रूट में से किसी भी रूट को एज पर देयर चॉइस जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज कि वो इन दोनों में से किसी भी रूट को सेलेक्ट करेगा, वो अपने कस्टमर से कभी भी IGST चार्ज नहीं करेगा। पहला रूट जिसमें वो IGST पे ही नहीं करता है, वहां तो ऑब्वियस है वो चार्ज करेगा ही नहीं। दूसरा रूट जिसमें वो IGST पे करता है उसमें भी वो कस्टमर से चार्ज नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज वो IGST गवर्नमेंट उसे बाद में सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जो होगा वो रिफंड दे देगी। तो उसका जो टैक्स इनवॉइस बनेगा ना बेटा एक्सपोर्ट की सप्लाई का, उसमें हमेशा सिर्फ वो कस्टमर से प्राइस चार्ज करेगा, IGST हमेशा जो होगा वो निल कस्टमर से चार्ज करेगा। ऑप्शन चाहे कोई भी हो, अपने फॉरेन कस्टमर से हम कभी भी IGST चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। IGST पे नहीं किया तो चार्ज होने का क्वेश्चन आता ही नहीं है। IGST पे किया तो भी चार्ज मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हें वो बाद में वापस करने वाली है, तो कस्टमर से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। और लिंकिंग में एक प्रोविजन और याद कराता हूं आपको, इनवॉइस का अगर सेक्शन याद हो तो GST में इनवॉइसिंग का सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 31, जो ये बताता है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन वो जब सप्लाई करेगा तो वो क्या बनाएगा? टैक्स इनवॉइस। और सेक्शन 31 में बताया जाता है कि टैक्स इनवॉइस जो भी बनाया जाएगा उस पर कुछ स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स कैप्चर करने होते हैं, और वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जो है बेटा वो रूल 46 में जो है वो बताए गए हैं। अब रूल 46 इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट, वो बताता है कि इनवॉइस में आपको क्या क्या चीजें जो हैं वो कैप्चर करनी होती है। उसमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन रूल 46 में जो एक्सपोर्ट्स को लेकर के स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट को लेकर के जो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वो ये है कि कोई भी एक्सपोर्टर जब अपनी एक्सपोर्ट सप्लाई का टैक्स इनवॉइस बनाएगा, कोई भी एक्सपोर्टर जब अपनी एक्सपोर्ट सप्लाई का टैक्स इनवॉइस बनाएगा तो उस टैक्स इनवॉइस पर वो स्पेसिफाई करेगा कि वो ये जो एक्सपोर्ट इनवॉइस बना रहा है, इस एक्सपोर्ट इनवॉइस को वो इनमें से किस ऑप्शंस में कवर करते हुए बना रहा है। अगर एक्सपोर्टर अपनी एक्सपोर्ट सप्लाई को कर रहा है और 16(3)A वाले रूट पर कर रहा है तो वो इनवॉइस में स्पेसिफाई करेगा कि ये एक्सपोर्ट का इनवॉइस वो है जिस एक्सपोर्ट को मैं अंडर बॉन्ड कर रहा हूं। और अगर वो 16(3)B वाले रूट में जा रहा है तो वो इनवॉइस में लिखेगा कि ये उस एक्सपोर्ट सप्लाई का इनवॉइस है जिसे मैं 16(3)B वाले रूट से कर रहा हूं, मैं IGST पे कर रहा हूं, अपनी पॉकेट से चार्ज नहीं कर रहा हूं, बाद में गवर्नमेंट से जो होगा मैं वापसी ले लूंगा। ये ध्यान में रखिएगा, इनवॉइस पर आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है ये आपको जो है वो मेंशन करना जो है वो जरूरी होता है। चलिए जी, और प्रोविजन रिकलेक्ट कराता हूं। सेक्शन 16 बेटा, एक्सपोर्टर्स को ये दो रास्ते अवेलेबल हैं, ये बात कहता है, या तो ITC का रिफंड ले लेना या फिर IGST पेड का रिफंड ले लेना। 16 यहां खत्म हो जाता है। अब बात आती है ये रिफंड अगर लेना है तो लेंगे कैसे। 16 आपको सिर्फ रिफंड का राइट दे देता है, रिफंड लेने के लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन 16 उसको नहीं लिखता। वो ये कहता है रिफंड लेने के लिए प्रोसीजर जो आप फॉलो करेंगे वो रिफंड के जो प्रोसीजर है वो आप फॉलो करेंगे।
अच्छा, अब रिफंड को लेकर के ऑलरेडी मैं आपके साथ डिटेल वीडियो जो है वो शेयर कर चुका हूं, तो आपको याद होगा रिफंड लेने के लिए जीएसटी में प्रोसीजर क्या फॉलो करना होता है, वो कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 54 में। सेक्शन 54 रेड विद रेलेवेंट रूल्स वो बताते हैं कि क्या प्रोसीजर रिफंड लेने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आईटीसी का रिफंड लेना चाहता है, तो रिफंड लेने के लिए उसे प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 54 रेड विद रेलेवेंट रूल, एंड सेक्शन 54 के साथ रूल 89 यूज करना पड़ेगा, और उसे कॉरेस्पॉन्डिंगली उस प्रोसीजर के हिसाब से जो होंगे वो रिफंड लेने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर कोई आईजीएसटी का रिफंड लेना चाहता है, तो अगेन उस रिफंड को लेने के लिए उसे प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 54 रेड विद रेलेवेंट रूल। यहां पर आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 54 के साथ अब जो रूल यूज होगा वो क्या होगा, रूल नंबर 96। रूल नंबर 96 आईटीसी रिफंड रूट में आप जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो सेक्शन 54 प्लस रूल 89 है, जबकि आईजीएसटी रिफंड रूट में जो आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो सेक्शन 54 रेड विद रूल 96 है। आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट द पोजीशन। अब इसमें से बेटा मैं आपके साथ पहले जरा आईटीसी रिफंड रूट की बात करता हूं। आईटीसी रिफंड रूट, आईटीसी रिफंड रूट, आईटीसी रिफंड रूट अगर आप सेलेक्ट करते हैं, देन इन दैट सिचुएशन प्रोसीजर आपको जो फॉलो करना है, फॉलो माई वर्डिंग वेरी क्लोजली, वो प्रोसीजर क्या होगा, सेक्शन 54 रेड विद रेलेवेंट रूल, एंड रूल इज रूल 89। अब सेक्शन 54 में प्रोसीजर क्या होता है आपको अगर याद हो, तो आप रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपका जो रिफंड बनता है उसकी आप रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करेंगे जीएसटी RFD 01, जिसके साथ रेक्विजिट डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन जो होगी वो आप देंगे। और आपको याद ही होगा आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कि हाँ आपका रिफंड बनता है, मतलब आप अपने एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देंगे। एंड क्या अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए कोई डिक्लेरेशन देनी होगी, आंसर इज नो, बिकॉज एक्सपोर्ट्स की सप्लाई पर अनजस्ट एनरिचमेंट की डॉक्ट्रिन लगती ही नहीं है। मैंने रिफंड के चैप्टर में आपको रिवाइज कराया था। तो आप रिफंड एप्लीकेशन देंगे अलोंग विद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, और आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो पोर्टल पर एक्नॉलेज की जाएगी, और उसके बाद ऑफिसर जो होगा आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, डिटेल स्क्रूटनी करके आपका जो भी रिफंड बनता होगा उसका वो रिफंड ऑर्डर जो होगा वो पास करेगा। याद है आपको ये प्रोविजंस, ठीक है जी। अब यहां ध्यान में रखिएगा, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अगर आप आईटीसी का रिफंड लेने के लिए जाएंगे तो सेक्शन 54 में आपको एप्लीकेशन देनी है टू द जीएसटी ऑफिसर, ठीक है जी, ऑनलाइन, जो एक्नॉलेज होगी और रिफंड ऑर्डर आएगा। अब आप जो रिफंड एप्लीकेशन देंगे उस रिफंड एप्लीकेशन में आप कितना रिफंड मांगेंगे, कितना रिफंड मांगेंगे, आप क्या मांग रहे हैं, आईटीसी का रिफंड, तो आपको कितने आईटीसी का रिफंड मिलेगा, उसके लिए रूल 89 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई थी। उसने बोला था जी 89(4) ने एक फार्मूला लिख करके दिया था कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने पर आईटीसी का रिफंड मांगने आता है तो उसको एक्सपोर्ट से रिलेटेड आईटीसी एक फॉर्मूले के हिसाब से कंप्यूट करने पड़ेंगे, और वो फॉर्मूला जो बताएगा वही मैक्सिमम अमाउंट का उसे जो होगा वो रिफंड मिलेगा। 89(4) में एक फॉर्मूला दिया गया था, 89(4) फॉर्मूला बेस्ड रिफंड की बात करता था। अब बेटा ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, और इनफैक्ट जो मेरी अमेंडमेंट हुई है वो भी इसी फॉर्मूले में हुई है। तो प्रोविजन प्लीज ध्यान में रखिएगा, आईटीसी रिफंड रूट अगर कोई एक्सपोर्टर सेलेक्ट करता है तो उसे रिफंड लेने के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। उस एप्लीकेशन में वो कितने आईटीसी का रिफंड मांग सकता है वो रूल 89(4) के फॉर्मूले में बताया गया था। और उस फॉर्मूले में सबसे बड़ी बात तो ये लिखी हुई थी कि रिफंड आप जो लेंगे वो सिर्फ इनपुट एंड इनपुट सर्विस का लेंगे, कैपिटल गुड्स के आईटीसी का आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर ये हमारे पास एक्सपोर्टर है, इसने कोई आउटवर्ड सप्लाई एक्सपोर्ट करी है, गुड्स या सर्विस व्हाटसोएवर, और ये कहता है जी मैं अपने आईटीसी का रिफंड लेना चाहता हूं, तो आईटीसी का रिफंड मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा था जी भाई साहब आप इंडिया में भी बेचते होंगे, ऐसा तो है नहीं सारा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, इन जनरल आप इंडिया में भी बेचते होंगे टैक्स पे करके, और आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं 0 रेटिंग में, तो आपने जो आईटीसी ले रखे होंगे वो डोमेस्टिक सप्लाई के भी लिए होंगे और एक्सपोर्ट के भी लिए होंगे। तो आपको जो हम रिफंड देंगे वो डोमेस्टिक सप्लाई से रिलेटेड थोड़ी ना आईटीसी का देंगे, हम आपको रिफंड तो सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो आईटीसी होगा उसका देंगे, और एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो आईटीसी कितना होगा उसको निकालने के लिए आपको 89(4) में जो फॉर्मूला दिया गया था वो यूज करना पड़ेगा।
और फॉर्मूला बेटा रफ सेंस में ये कहता था, आप अगर आईटीसी का रिफंड चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इनपुट और इनपुट सर्विस का ही रिफंड मिलेगा, कैपिटल गुड्स का हम आपको रिफंड नहीं देंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपने इनपुट और इनपुट सर्विस से रिलेटेड आईटीसी कितना लिया है, और फिर आपने जो भी आईटीसी लिया है, लेट्स सपोज ₹10 लाख, अब आपने आईटीसी डोमेस्टिक सप्लाई का भी लिया होगा और एक्सपोर्ट का भी। अब इसमें से, इस 10 लाख में से एक्सपोर्ट से रिलेटेड टुकड़ा कितना बनता है वो हम टर्नओवर बेस्ड निकालेंगे। आपका ये 10 लाख का अगर आईटीसी इनपुट और इनपुट सर्विस का है तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड कितना बनता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्नओवर जो आपने एक्सपोर्ट का किया अंडर बॉन्ड वो देखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर जो आपने किया वो देखेंगे, और ये फार्मूला अप्लाई करके हमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड आईटीसी मिल जाएगा। एंड दिस इज द मैक्सिमम रिफंड जो कि आप क्लेम कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम रिफंड। और आपको याद होगा बेटा, इसको हम मैक्सिमम क्यों कहते थे, इसे हम मैक्सिमम इसलिए कहते थे बिकॉज इस फार्मूले ने क्या किया, जो टोटल आईटीसी लिया था उसमें से एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है वो निकलवा दिया। अब वो ये कहते हैं ये मैक्सिमम है एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अगर आपने एक्चुअल में 10 लाख का आईटीसी लिया था और लेट्स सपोज आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर 40% है, तो आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड आईटीसी कितना बना, 6 लाख। तो ये 4 लाख ये मैक्सिमम है जो कि आप ले सकते हैं। अगर आपने 10 लाख के आईटीसी में से मान लीजिए 6 लाख का आईटीसी डोमेस्टिक सप्लाई पर यूज कर लिया, 8 लाख का आईटीसी डोमेस्टिक सप्लाई पर यूज कर लिया, तो आपका आईटीसी अनयूटिलाइज कितना बचा, 2 लाख। और अगर ये 2 लाख बचा है सिर्फ, तो फिर वैसे आपका एक्सपोर्ट से रिलेटेड 4 लाख था, पर अगर बचा ही सिर्फ 2 लाख है तो रिफंड कितने का मिलेगा, 2 लाख का। अगर ये बचा 5 लाख का होता तो क्या 5 लाख का मिल जाता, आंसर इज नो। क्यों, बिकॉज आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड। आई होप ये सारी बातें आपको याद होंगी। तो आईटीसी का अगर कोई एक्सपोर्टर रिफंड मांगता है, 16(3)A वाले रूट पर जाता है, तो सेक्शन 54 का रिफंड प्रोसीजर फॉलो करना है, रेड विद रूल 89। और रिफंड की जो एप्लीकेशन देनी है उसमें मैक्सिमम रिफंड जो आप क्लेम कर सकते हैं वो 89(4) के हिसाब से फॉर्मूला बेस्ड रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, और यहां आपको साथ में ये भी ध्यान में रखना है, कुछ स्पेशल एक्सपोर्टर्स के लिए ये बोला गया था, वो फॉर्मूला बेस्ड रिफंड क्लेम नहीं करेंगे, वो 89(4)A में एग्जैक्ट जो उन्होंने इनपुट या इनपुट सर्विस पर टैक्स सफर किया वो क्लेम करेंगे। एंड कुछ स्पेसिफाइड एक्सपोर्टर 89(4)B में बताए गए थे और उनको भी यही बोला गया था कि तुमने एग्जैक्ट इनपुट या इनपुट सर्विस पर जो सफर किया तुम्हें उसका जो होगा वो रिफंड मिलेगा। नॉर्मल एक्सपोर्टर फॉर्मूला बेस्ड रिफंड क्लेम करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल एक्सपोर्टर जो कि 89(4)A एंड 4B में कवर हो रहे थे वो एग्जैक्ट अमाउंट जो उन्होंने इनपुट या इनपुट सर्विस पर सफर किया उसका जो होगा वो रिफंड जो होगा वो क्लेम करेंगे। अभी स्पेशल एक्सपोर्टर्स को हम साइड कर देते हैं, हम जर्नल एक्सपोर्टर्स के एंगल से ही डिस्कशन को अपना मेंटेन रखते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, फिर उसके बाद बात आती है जी, अगर जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्टर जो है वो 16(3)A वाले रूट पर जाता ही नहीं है, वो कहता है जी मैं तो 16(3)B वाले रूट पर जाऊंगा और मैं IGST का रिफंड क्लेम करूंगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, अगर आप उस रूट पर जाते हैं तो रिफंड क्लेम करने के लिए आपको प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा, और वही सेक्शन 54 रेड विद रूल 96 में जो है वो प्रोसीजर जो है वो बताया हुआ है। अब देखता हूं आप में से कितने लोगों को ये बात याद आएगी बेटा। यहां पर जब सेक्शन 54 रेड विद रूल 96 आप अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, सेक्शन 54 रेड विद रूल 96 में ये लिखा हुआ था कि अगर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स है और वो IGST पेड का रिफंड क्लेम कर रहा है तो IGST पेड का रिफंड उसको GST से नहीं मिलेगा, उसको कस्टम्स में मिलेगा। ये बड़ा स्पेशल प्रोविजन है, बहुत कम लोग इसे स्टेट लिंकिंग में याद रख सकते हैं। IGST पेड रिफंड रूट में एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स अगर जाता है तो उसको IGST पेड का रिफंड GST ऑफिसर सेंक्शन करके नहीं देता था, रेदर देन वो रिफंड गवर्नमेंट जो है वो कस्टम्स के थ्रू जो थी वो उसको दिलवाती थी। हाँ, अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस है तो एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस के केस में तो कस्टम का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस को GST ऑफिसर से ही जो है वो रिफंड मिलेगा।
बताइए कितने लोगों को ये बात अच्छे तरीके से रिकलेक्ट हुई। आईटीसी रिफंड रूट, आईटीसी रिफंड रूट में अगर कोई एक्सपोर्टर जाता है, गुड्स का हो या सर्विस का हो, वो हमेशा जीएसटी ऑफिसर से रिफंड क्लेम करेगा। वहां पर स्पेशल बात क्या है, फॉर्मूला बेस्ड रिफंड है, वो स्पेशल है। आईजीएसटी रिफंड रूट में अगर कोई एक्सपोर्टर जाता है तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स अगर जाता है तो कस्टम से रिफंड निकल करके आता है, लेकिन एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस होता है तो उसे जीएसटी से ही रिफंड जो है वो मिलता है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, ये सारे प्रोविजंस है बेटा जो कि आपने ऑलरेडी जो है वो पढ़े हुए थे। और एक क्वेश्चन अक्सर जो आपके माइंड में आता है, और आई बिलीव आपके पास फुल क्लैरिटी होगी, इन दोनों रस्तों में से, दो रस्ते हैं सप्लायर के पास, इन दोनों रस्तों में से सप्लायर को कौन सा रास्ता जो होगा वो बेनिफिशियल लगेगा। तो बेटा देखो, अगर वर्किंग कैपिटल के एंगल से आप बात करोगे, वर्किंग कैपिटल कि कैश आउटफ्लो नहीं करना, तो फिर ऑप्शन नंबर 1 बेटर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 आईटीसी रिफंड रूट में आप कुछ पे नहीं करते, सिर्फ रिफंड ही मांगते हैं। तो अगर वर्किंग कैपिटल के एंगल से बात करोगे तो आईटीसी रिफंड रूट बेटर है। लेकिन अगर आप बात करोगे सिंप्लीफिकेशन के एंगल से, सिंप्लीफिकेशन के एंगल से, तो सिंप्लीफिकेशन के एंगल से बेटा जो ये 16(3)(b वाला आईजीएसटी रिफंड रूट है ये बेटर है। ये रूट क्यों बेटर है? क्योंकि बेटा ये सिंप्लीफाइड रूट है। इस रूट में आपको क्या करना है, आपने जो भी एक्सपोर्ट किया उस पर आईजीएसटी पे कर देना है, और जितना आईजीएसटी पे किया एज इट इज वो रिफंड मिलेगा। तो इसमें आपकी कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। आईटीसी रिफंड रूट कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें फॉर्मूला बेस्ड रिफंड है, और वो फॉर्मूले में कैलकुलेशन अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। आपको खुद आपने उसे पढ़ा है फॉर्मूले को डिटेल में, तो आपको आइडिया ही होगा। आईटीसी रिफंड रूट कैश फ्लो को इन्वॉल्व नहीं करता है, इसमें सिर्फ रिफंड आएगा, लेकिन रिफंड की कंप्यूटेशन वो जो है वो कॉम्प्लेक्स है। आईजीएसटी रिफंड रूट में आपको पे करना पड़ता है, इसमें आपके फंड्स का फ्लो होता है, लेकिन आपको यहां जो रिफंड आता है उसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। आपने x रुपीस का आईजीएसटी पे किया, x रुपीस एज इट इज रिफंड आएगा, तो यहां कंप्यूटेशन कुछ भी नहीं है। तो ये सिंप्लीफाइड तरीका है। आर यू ओके विद दिस? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, अब जिन लोगों का पर्पस होगा कि भाई हमारी जेब से तो पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, वो तो बेटा किस में जाएंगे, आईटीसी रिफंड रूट में जाएंगे। जिनका मोटिव ये हो कि भाई साहब पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स है फार्मूला हम मैनेज कर लेंगे, वो तो जाएंगे आईटीसी रिफंड रूट में। लेकिन जिन लोगों का मोटिव ये है कि नहीं हमें सिंप्लिसिटी चाहिए, तो सिंप्लिसिटी वाले लोग जो होंगे वो आईजीएसटी रिफंड रूट में जाएंगे। और इसके अलावा एक बात आपको और बोलता हूं, आपको भी याद होगा, अगर आप आईजीएसटी रिफंड रूट में जाते हैं, आईजीएसटी पे करते हैं, तो आपको एक और इनडायरेक्ट बेनिफिट ये मिलता है, आप इस आईजीएसटी को क्रेडिट से भी पे कर सकते हैं और कैश लेजर से भी। और अगर क्रेडिट की बात आती है तो क्रेडिट में आपका कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, कोई भी क्रेडिट हो, आप किसी भी क्रेडिट को यूज करके इसको पे कर सकते हैं। आप इनफैक्ट अपने कैपिटल गुड्स के क्रेडिट को भी यूज करके इसे पे कर सकते हैं, और बाद में जितना भी पे किया टोटल आईजीएसटी जो होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा। मतलब कैपिटल गुड्स के क्रेडिट अनयूटिलाइज नहीं रहेंगे, वो आईजीएसटी की पेमेंट में यूज हो जाएंगे, और इनडायरेक्टली आपको फुल जो होगा आईजीएसटी का रिफंड मिल जाएगा। तो उस एंगल से भी आपका आईजीएसटी रिफंड रूट जो है वो बेटर है। आईजीएसटी रिफंड रूट में सिर्फ एक ही कमी है कि इसमें एक बार के लिए पे करना पड़ता है, तो आपके फंड्स का फ्लो जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, और इसमें भी मैं आपको एक बात और अगर जोड़ दूं लिंकिंग के पर्पस के लिए, तो आप अप्रिशिएट करना, आईजीएसटी रिफंड रूट में आपको एक बार के लिए पे करना पड़ता है, फंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बेटा ये फंड्स बहुत ज्यादा समय के लिए इन्वॉल्व नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि आपको याद है रिफंड के चैप्टर में मैंने आपको रिवाइज कराया था कि जीरो रेटेड सप्लायर्स को क्या गवर्नमेंट फंड्स इमीडिएटली रिफंड देती है। यस, आपको याद होगा, उनको प्रोविजनल बेसिस पर भी रिफंड मिल जाता है, याद है। तो इन एक्सपोर्टर्स को रिफंड देने में कोई भी रुकावट ना हो, तो उसके लिए रिफंड वाले चैप्टर ने फर्दर एक क्या प्रोविजन बना रखे थे, प्रोविजनल रिफंड टू द जीरो रेटेड सप्लायर। खैर उसकी डिटेल में अभी मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे अपना अभी फोकस जो लाना है वो अब अपना अमेंडमेंट्स पर लाना है। अगर आपको ये पूरा डिस्कशन क्लियर हो गया हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 2(5) में डिफाइंड है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 2(6) में डिफाइंड है। अगर सप्लायर की सप्लाई 2(5) में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या 2(6) में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो उसको इस सप्लाई पर सेक्शन 16 में जीरो रेटिंग का बेनिफिट मिलेगा। उसके पास पहला ऑप्शन है आईटीसी रिफंड रूट 16(3)(a) का, जिसमें रिफंड लेने के लिए उसे कुछ पे नहीं करना, सिर्फ आईटीसी का रिफंड लेना है, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है।
एंड दूसरा रास्ता है आईजीएसटी रिफंड रूट, जिसमें उसको एक बार फंड का फ्लो इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन सिंपल है, कोई कंप्यूटेशन नहीं है, जो भी पे करेगा वो पूरे का पूरा एज इट इज रिफंड मिल जाएगा। चलो हो गई बहुत रिवीजन। अब जरा अमेंडमेंट्स की बात पर आता हूं, अटेंशन ले लीजिएगा आप, अमेंडमेंट्स किस एरिया में है। तो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड बाय यू इज, बेटा जो अमेंडमेंट है वो हुई है ओनली इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जो अमेंडमेंट हुई है वो हुई है ओनली इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स से रिलेटेड अमेंडमेंट हुई है, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट नहीं है। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड इज दो अमेंडमेंट हुई है, जिसमें से एक अमेंडमेंट एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को इंपैक्ट करेगी अगर वो आईटीसी रिफंड रूट में है, और दूसरी जो अमेंडमेंट हुई है वो एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को इंपैक्ट करेगी चाहे वो आईटीसी रिफंड रूट में हो या फिर वो आईजीएसटी रिफंड रूट में हो। तो जो अमेंडमेंट्स है उसका इंपैक्ट सिर्फ किसके ऊपर आएगा, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के ऊपर। ट्राई टू मेमोराइज, सिर्फ किसके ऊपर आएगा, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के ऊपर। ठीक है, अब अमेंडमेंट दो है। पहली अमेंडमेंट जो है वो एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के ऊपर इंपैक्ट डालेगी अगर वो आईटीसी रिफंड रूट में है और फार्मूला बेस्ड रिफंड कंप्यूट कर रहा है, उस फार्मूले में कुछ अमेंडमेंट की गई है। दूसरी जो अमेंडमेंट है वो एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के ऊपर इंपैक्ट डालेगी चाहे वो आईटीसी रिफंड रूट में हो चाहे वो आईजीएसटी रिफंड रूट में हो। आर यू ओके विद दिस इंट्रोडक्शन? चलिए मैं पहली अमेंडमेंट की बात करता हूं, जो बेटा एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हैं और आईटीसी रिफंड रूट में काम कर रहे हैं, वो अपना रूल 89(4) के हिसाब से रिफंड लेते हैं फार्मूला बेस्ड। और वो जब फार्मूला बेस्ड रिफंड लेते हैं तो उनका रिफंड कितना होता है, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स अंडर बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। टर्नओवर की रेशो को यूज करके जो है वो रिफंड किया जाता है। अब गवर्नमेंट ने उस फार्मूले में चेंज किया है, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स निकालने का जो तरीका था उसको उन्होंने जो है वो मॉडिफाई किया है। टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स निकालने का जो तरीका था उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है। ठीक है जी, चलिए जी अब जरा अमेंडमेंट में से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड अमेंडमेंट हुई है, मैंने दोहराया। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स, और कौन सा केस, सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, मतलब अंडर बॉन्ड वाला, आईटीसी रिफंड रूट वाला, उसमें अमेंडमेंट हुई है। जो रूल 89 में फॉर्मूला होता था उस फार्मूले में चेंज किया गया है। वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी रिफंड, एक्सपोर्ट गुड्स के टर्नओवर के लिए जो वैल्यू निकालते थे उसमें चेंज किया गया है। दैट शैल नाउ बी टेकन एज लोअर ऑफ द टू वैल्यूज, लोअर ऑफ द टू वैल्यूज ए एंड बी। ये क्या है, ये सब मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा, पहले मेमोराइज कर लीजिएगा। अमेंडमेंट, पहली अमेंडमेंट किसके लिए है, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स जो अंडर बॉन्ड काम कर रहे थे और आईटीसी रिफंड ले रहे थे एज पर द फॉर्मूला 89(4), उस फॉर्मूले में अमेंडमेंट हुई है। ठीक है जी, चलिए, और उस अमेंडमेंट को मैंने यहाँ सिंप्लीफाइड वर्ड्स में लिखा है, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। कोई एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स है जो एक्सपोर्ट कर रहा है रिफंड क्लेम आईटीसी रिफंड का, मतलब वो एक्सपोर्ट कर रहा है अंडर बॉन्ड और एलयूटी, मतलब वो सेक्शन 16(3)(a) वाला जो ऑप्शन है जीरो रेटिंग का, उसको ऑप्ट करके एक्सपोर्ट करता है और वो अब अपने एक्सपोर्ट करने पर रिलेटेड रिफंड आईटीसी का लेने के लिए आता है। अब उस आईटीसी के रिफंड के लिए एज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, उसको रिफंड के प्रोसीजर जीएसटी लॉ में जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। सेक्शन 54 रेड विद रेलेवेंट रूल, और वो रूल कौन सा होता है, रूल 89। एप्लीकेशन बेस्ड उसे रिफंड क्लेम करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन में वो कितने आईटीसी का रिफंड मांग सकता है एज पर द फार्मूला। तो फार्मूला मैंने लिखा, रिफंड एज पर फार्मूला गिवन अंडर 89(4). 89(4) फार्मूला क्या कहता है, रिफंड ऑफ नेट आईटीसी। आप जिस पीरियड के लिए रिफंड मांग रहे हैं उस पीरियड में आपने नेट आईटीसी क्या लिया था, उसको रेशो में डिवाइड कर देते हैं एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स टू द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो आप अगर इस पीरियड के लिए एक्सपोर्ट किया आपने और रिफंड मांगने के लिए गए
तो वो क्या आपसे चेक कराएंगे कि इस पीरियड में आपने आईटीसी क्या अवेल किया था, इनपुट एंड इनपुट सर्विस का, और टर्नओवर की रेशो लगा देते हैं, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स जो भी आपने अंडर बॉन्ड किया डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। ठीक है जी। 89.4 की प्रिसाइज वर्डिंग्स में यूज करने की बजाय मैं अभी आपके साथ रफ फार्मूला बना रहा हूं कि आपने जिस पीरियड में एक्सपोर्ट किया और आप उसका रिफंड लेने के लिए आए कि भैया मुझे आईटीसी का रिफंड चाहिए, तो वो कहेंगे जी इस पीरियड में आपके आईटीसी क्या थे और उसमें से एक्सपोर्ट रिलेटेड कितने थे, वो टर्नओवर बेस निकाल लो एंड दिस इज योर मैक्सिमम रिफंड जो कि तुम हमसे ले सकते हो। अब बेटा सुनिएगा, अब गवर्नमेंट ने इस फार्मूले में जो टर्नओवर ऑफ गुड्स निकालने का तरीका था, जो टर्नओवर ऑफ गुड्स निकालने का तरीका था उसको चेंज किया है। टर्नओवर ऑफ गुड्स निकालने का जो तरीका था उसको चेंज किया है। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स उसको जो है वो चेंज किया है। सुनिएगा कहानी क्या है। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स है और मान लीजिए ये शर्ट का एक्सपोर्टर है। इस शर्ट को ये इंडिया में भी बेचता है और एक्सपोर्ट भी करता है। इस शर्ट को ये इंडिया में भी बेचता है और एक्सपोर्ट भी करता है। अब इंडिया में जब ये बेचता है तो हो सकता है ये जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बेचता हो, या हो सकता है ये अदर स्टेट्स में बेचता हो। तो ये सेम स्टेट या अदर स्टेट जो भी बेच रहा है ये इसकी क्या है, डोमेस्टिक सप्लाई। और इसी शर्ट का बेटा इसे एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलता है और उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के परसुएंस में ये अपनी प्रीमाइसिस से शर्ट जो है वो कस्टम पोर्ट पर लेकर के आता है और वहाँ से वो इसे एक्सपोर्ट कर देता है। तो इसने ये वाला जो ट्रांजैक्शन किया ये वाला क्या है, इसका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं कनेक्टिविटी मेंटेन कराऊंगा तो ज़रा हर बात को एम्फेसिस से बोलूँगा। अब बेटा इस व्यक्ति ने जब इस शर्ट के ऊपर मान लीजिए जीएसटी रेट है 18%, तो इसने जब इस शर्ट को विद इन इंडिया डोमेस्टिक सप्लाई करी तो इसने इस डोमेस्टिक सप्लाई पर अगर इसने सेम स्टेट में बेचा होगा तो CGST और SGST पे करना है 99% का, और अगर इसने अदर स्टेट्स में बेचा होगा तो इसे IGST पे करना है एट द रेट ऑफ 18%। ये तो है इसकी डोमेस्टिक सप्लाई की कहानी। और जो ये एक्सपोर्ट करेगा इस एक्सपोर्ट पर इसे IGST पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका IGST क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ये 16(3)A में अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट कर रहा है, इसे IGST पे करने की ज़रूरत नहीं है। रेदर देन इसको अपने एक्सपोर्ट्स रिलेटेड ITC जो होंगे वो रिफंड मिलेंगे। यही हमारी स्टोरी। अब सुनना बेटा ध्यान से, जब भी ये इंडिया में बेचता होगा अपनी शर्ट, तो क्या इंडिया में अपनी शर्ट बेचते टाइम ये उस शर्ट का टैक्स इनवॉइस बनाता होगा? यस। और उस टैक्स इनवॉइस में बेटा ये अपनी सप्लाई का जो भी सेल प्राइस लेता होगा वो प्लस एप्लीकेबल GST मेंशन करता होगा? यस। और मान लीजिए ये शर्ट इंडिया में बेचता है एट द रेट ऑफ 2000 पर यूनिट, 2000 रुपये के हिसाब से मान लीजिए ये इंडिया में शर्ट बेचता है GST एक्स्ट्रा, तो अकॉर्डिंगली ये इनवॉइस में सेल प्राइस चार्ज करता होगा, वो इसकी GST में वैल्यू बनती होगी और इसने उतने टर्नओवर का जो काम किया होगा वो इसका हो गया डोमेस्टिक टर्नओवर। अब मान लीजिए इसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए ये शर्ट अपनी प्रीमाइसिस से रिमूव कर रहा है, पोर्ट पर लेकर के जाएगा। क्या ये इसका भी टैक्स इनवॉइस बनाएगा? आंसर इज यस। एक्सपोर्ट्स के हमेशा टैक्स इनवॉइस बनाने होते हैं, मैंने आपको स्पेसिफाई किया। इस टैक्स इनवॉइस में लेकिन फ़र्क क्या रहेगा बेटा, ये शर्ट का सेल प्राइस लेगा लेकिन इसमें GST कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। वो बॉन्ड दे करके चलेगा कि मैं ये जो शर्ट अपनी प्रीमाइस से ले जा रहा हूँ ये मैं कस्टम्स पोर्ट पर ले जा करके एक्सपोर्ट करूँगा, तो इसलिए मैं इस पर कोई भी GST कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहा हूँ। वो टैक्स इनवॉइस में इस बात को स्पेसिफाई करके अपने इनवॉइस को बना करके शर्ट को पोर्ट पर ले जा करके जो होगा वो एक्सपोर्ट करेगा, और उसने एक्सपोर्ट करके जितना टर्नओवर जनरेट किया वो उसका क्या बनेगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर। जो एक्सपोर्ट उसने किस में किया है, अंडर बॉन्ड या फिर LUT। ठीक है जी। अब इसके दो टर्नओवर है, एक क्या है डोमेस्टिक सप्लाईज का टर्नओवर और दूसरा क्या है एक्सपोर्ट का टर्नओवर। अब इन दोनों टर्नओवर का टोटल वो क्या बन जाएगा, इसका टोटल टर्नओवर इन द स्टेट। और 89(4) आपसे क्या कहता था कि भाई साहब आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने ITC लिए थे,
इनपुट एंड इनपुट सर्विस के, उसके आप अपॉर्शनमेंट कर दो कि डोमेस्टिक से रिलेटेड कितना बनता है और एक्सपोर्ट से रिलेटेड कितना बनता है, और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो बनता है एक्सपोर्ट के टर्नओवर के बेस्ड, वो आपका मैक्सिमम है जिस आईटीसी का आपको रिफंड मिलेगा। अब सुनना बेटा, अगर इसका डोमेस्टिक टर्नओवर 60% है एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर 40% है आउट ऑफ द टोटल टर्नओवर, तो रफली स्पीकिंग ये आदमी 89.4 में टोटल आईटीसी का 40% रिफंड क्लेम कर सकता है, बिकॉज इसका टर्नओवर अंडर बॉन्ड कितना है 40%। अगर इसका एक्सपोर्ट टर्नओवर ज्यादा हो जाए तो क्या इसका रिफंड का अमाउंट ज्यादा हो सकता है? यस। अब गवर्नमेंट ने ये देखा कि कुछ एक्सपोर्टर्स ऐसे थे जो कि अपना आईटीसी का रिफंड ज़्यादा बने, उस पर्पस के लिए एक्सपोर्ट की वैल्यू, एक्सपोर्ट जब वो करते थे तो उनकी वैल्यू अनड्यूली हाई जो था वो शो करते थे। एक्सपोर्ट की वैल्यू अनड्यूली हाई जो था वो शो करते थे। मतलब क्या है सर? बेटा देखो, मान लीजिए इस शर्ट को वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है कितने की? 2000 की। आप मुझे बताओ, शर्ट को उसने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट जिस कंट्री में भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है वहां पर ये शर्ट कितने की बेचेगा? इंडिया में अगर वो 2000 की बेच रहा है तो एक्सपोर्ट करेगा, तो एक्सपोर्ट में फॉरेन कस्टमर से वो क्या प्राइस जो होगा वो चार्ज करेगा? क्या 2000 ही चार्ज करेगा जितना इंडिया में चार्ज करता है, या 2000 से कम चार्ज करेगा, लेट्स से 1800, या फिर 2000 से ज़्यादा चार्ज करेगा, लेट्स सपोज 3000? सर ये तो डिपेंड करेगा कि फॉरेन मार्केट में उस प्रोडक्ट का रियलाइजेशन वो क्या कर सकता है। इंडियन मार्केट इज अ डिफरेंट थिंग, फॉरेन मार्केट इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। अब गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है कि आप इंडिया में एक प्रोडक्ट को एक्स प्राइस पर बेचते हो तो बाहर उसका प्राइस अलग हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कुछ केसेस में ये देखा कि कुछ एक्सपोर्टर ऐसे थे जो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में 2000 रुपये का बेचते थे, लेकिन उसी प्रोडक्ट को जब वो एक्सपोर्ट करते थे तो वो उसका एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो 10,000 मान लीजिए एज एन एग्जाम्पल, मतलब एबनॉर्मली हाई प्राइस पर वो एक्सपोर्ट जो था वो शो करते थे। अब गवर्नमेंट को जब ये एबनॉर्मली हाई प्राइस दिखता था तो गवर्नमेंट को यहां पर कुछ टेंशन हो रही थी। क्या टेंशन हो रही थी जरा आप सोच के बताओ। एक प्रोडक्ट सप्लायर इंडिया में बेच रहा है 2000 का, फॉरेन में महंगा बेच सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेच सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कुछ लोग 2000 की चीज़ जो इंडिया में 2000 की बिकी वो बाहर 10,000 और लेट्स सपोज इसको मैं थोड़ी देर के लिए 20,000 कर दूं, तो क्या आपके दिमाग में कुछ बात आएंगी? यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने, आपके दिमाग में ये बात आएगी, ये पर्सन जो है ये इस प्राइस को अनड्यूली हाई शो कर रहा है, इस प्राइस को अनड्यूली हाई शो कर रहा है। और इसके पीछे क्या प्रोबेबल रीजन हो सकता है? अगर वो सेम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट में बड़े हाई प्राइस पर बेचेगा, तो बेटा बड़े हाई प्राइस पर बेचेगा मतलब क्या? उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर इन्फ्लेटेड वैल्यू का निकल आएगा। यस, और अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर इन्फ्लेटेड वैल्यू का निकल पाएगा तो क्या उसका आईटीसी का रिफंड ज्यादा का बन जाएगा? यस। गवर्नमेंट ने आईटीसी को जो डिवाइड किया था रिफंड वाले आईटीसी निकालने के लिए, उन्होंने क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बेसिस पर नहीं डिवाइड किया था कि कितनी क्वांटिटी इंडिया में बेची, कितनी क्वांटिटी जो है वो बाहर बेची। उन्होंने क्या यूज किया था? टर्नओवर। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने एक्सपोर्ट टर्नओवर को इन्फ्लेटेड शो कर देता है तो उसका डायरेक्ट मतलब ये हो गया कि वो इन्फ्लेटेड आईटीसी का रिफंड क्लेम कर पाएगा। और गवर्नमेंट ने ऐसे कई केसेस प्रैक्टिकली देखे जहां लोगों ने उन गुड्स की अनड्यूली हाई अनबिलीवेबल वैल्यू जो थी वो दे रखी थी। तो गवर्नमेंट यहां पर ये समझ गई कि भाई साहब ये व्यक्ति जरूर इस वैल्यू को जो है वो अपना आईटीसी रिफंड अनड्यूली हाई मिल जाए इस पर्पस के लिए शो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बेटा इस बात को अब कंट्रोल किया, गवर्नमेंट ने इस बात को अब कंट्रोल किया और उन्होंने कहा कि हम आपके फॉर्मूले में जब आप एक्सपोर्ट टर्नओवर की फिगर को यूज़ करोगे, जब आप अपने एक्सपोर्ट टर्नओवर की फिगर को यूज़ करोगे तो एक्सपोर्ट टर्नओवर की जो फिगर होगी वो आपने जीएसटी इनवॉइस में जो जीएसटी के पर्पस की वैल्यू शो की हुई है वो वैल्यू एज इट इज़ नहीं यूज़ करेंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे कि आपने इनवॉइस में क्या वैल्यू शो कर रखी है और उसी गुड्स की
इंडिया में डोमेस्टिक सेल प्राइस क्या है, डोमेस्टिक सेल प्राइस क्या है, उसका 1.5 टाइम्स हम इन दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे और इसमें से जो लोअर होगा वो जो होगा वो एक्सपोर्ट टर्नओवर के तौर पर आज की डेट में यूज किया जाएगा। दोबारा दोहरा देता हूं, गवर्नमेंट ने क्या देखा, देयर आर सर्टेन एक्सपोर्टर्स जो कि प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट प्राइस वो अनड्यूली हाई शो कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अनड्यूली हाई आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे थे। तो उसको कंट्रोल करने के पर्पस के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालने का जो तरीका रूल 89(4) में लिखा हुआ था उसको चेंज किया और उन्होंने कहा कि हम एक्सपोर्ट टर्नओवर अंडर बॉन्ड या एलयूटी जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसकी वैल्यू आज की डेट में जो लेंगे वो क्या लेंगे, आपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में जो वैल्यू शो कर रखी है जीएसटी में ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो उसको हम कंपेयर करेंगे कि वो गुड्स इंडिया में जब बिकता है तो उसका डोमेस्टिक प्राइस क्या है। और डोमेस्टिक प्राइस से कंपैरिजन नहीं कर रहे, लॉ ने कहा डोमेस्टिक प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस में हमेशा वेरिएशन हो सकता है, तो हम डोमेस्टिक सेल प्राइस से कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम उसका 1.5 टाइम कर देंगे, मतलब 150% कर देंगे। मतलब अगर आप इंडिया में शर्ट 1000 की बेच रहे हो तो हम 1000 से कंपेयर नहीं करेंगे, हम 1.5 टाइम 1500 से कंपेयर करेंगे। और अब 1.5 टाइम ऑफ द डोमेस्टिक प्राइस और जीएसटी में जो एक्सपोर्टर ने डिक्लेयर कर रखा है उसमें से जो भी लोअर होगा हम उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड, फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड जो होगा वो हम लेंगे। आर यू ओके विद दिस? देखिएगा, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स जो कि अंडर बॉन्ड या एलयूटी किया गया, जिसके रिस्पेक्ट में रिफंड मांगा जा रहा है, उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है। बोला गया है इट विल बी लोअर ऑफ द टू, लोअर ऑफ द टू वैल्यू एज पर द जीएसटी लॉ। ये वैल्यू वो होगी बेटा जो आपने अपने एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस में डिक्लेयर कर रखी होगी, वो वैल्यू। एंड दूसरी क्या कह रहे हैं, 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड, 1.5 टाइम द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड। तो वो गुड्स जब इंडिया में डोमेस्टिकली सप्लाई किए जा रहे हैं तो उनकी क्या वैल्यू है, उसका 1.5 टाइम्स जो होगा वो लिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, इन्होंने फर्दर कहानी में ये भी विजुलाइज किया कि हो सकता है एक्सपोर्टर ने जो शर्ट एक्सपोर्ट करी फॉरेन कस्टमर को, हो सकता है फॉरेन कस्टमर ने कुछ स्पेशल शर्ट बनवाई हो इससे, तो उसने शर्ट तो एक्सपोर्ट करी बट कस्टमाइज शर्ट एक्सपोर्ट करी। अब उस केस में वो जो कस्टमाइज शर्ट है उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू तो पता होगी, लेकिन वो कस्टमाइज शर्ट इंडिया में उसने बेची ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो उसने फॉरेन कस्टमर के लिए स्पेसिफिकली बनाई थी। तो उस केस में फिर हम उसका डोमेस्टिक सेल प्राइस तो मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने बेटा इस चीज को भी विजुलाइज किया और उन्होंने ये बोला कि हम डोमेस्टिक सेल प्राइस जो कंपैरिजन के लिए यूज करने वाले हैं वो डोमेस्टिक सेल प्राइस आपका मिल गया तो ठीक है, और अगर आपका नहीं मिला तो सिमिलर सप्लायर जो जैसी सप्लाई को करता होगा हम उसके डोमेस्टिक प्राइस को जो होगा वो यूज करेंगे। देखिएगा लैंग्वेज को, उन्होंने क्या लिखा, हम कंपैरिजन करेंगे 1.5 टाइम वैल्यू ऑफ गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सेम और सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर, बाय द सेम और सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर। एज एन इलस्ट्रेशन देखिएगा, कैसे मान लीजिए जो एक्सपोर्टर है उसने जो एक्सपोर्ट किया उसकी इनवॉइस वैल्यू, एक्सपोर्ट इनवॉइस वैल्यू, वो उसने एक्सपोर्ट इनवॉइस में वैल्यू लिखी 1 लाख कि मैं फॉरेन पार्टी को 1 लाख रुपए की वैल्यू पर ये गुड्स बेच रहा हूं। अच्छा, और जो गुड्स उसने फॉरेन पार्टी को बेचे उनको डोमेस्टिक अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक उनका जो सेल प्राइस बनता है वो बनता है 90,000। सेम गुड्स वो इंडिया में बेच रहा है, सेम गुड्स वो इंडिया में बेच रहा है सिमिलर क्वांटिटी, और वो कितने पर बेच रहा है, 90,000। अब आपको जो ध्यान में रखना है उसके एक्सपोर्ट प्राइस को आपने कंपेयर करना है किससे, डोमेस्टिक सेल प्राइस से नहीं, डोमेस्टिक वैल्यू से नहीं, डोमेस्टिक वैल्यू की 1.5 से। तो 90,000 का 1.5 टाइम्स क्या हो गया, 1,35,000।
गवर्नमेंट मान के चल रही है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हो सकता है, तो इसलिए 1.5 टाइम बोला है। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस में कितना शो किया है 1 लाख, और 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक गुड सप्लाई डोमेस्टिकली वो कितना है 1,35,000। तो लोअर ऑफ द टू क्या बनेगा 1 लाख। 1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट टर्नओवर कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दैट फार्मूला, जिसके बेसिस पर आईटीसी रिफंड दिया जाएगा। केस बी, अब मान लीजिए उसने एक्सपोर्ट इनवॉइस में वैल्यू शो कर रखी है 2 लाख और सिमिलर गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई किए जा रहे हैं 60,000 के, तो आपको कंपैरिजन 2 लाख का करना है। ध्यान में रखिएगा 60,000 से नहीं, इसके 1.5 से, मतलब 90,000 से, ठीक है। और अब ये कंपैरिजन क्या शो कर रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस 60,000 है, वेरिएशन कर भी लें तो भी 90,000 होना चाहिए, जबकि उसने तो 2 लाख शो किया है, तो ये तो अनड्यूली हाई है। तो हम इस अनड्यूली हाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तो लोअर ऑफ द टू को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब अब फॉर्मूले के पर्पस के लिए 90,000 जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा। फॉर्मूले के पर्पस के लिए 90,000 जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? तो बड़ी सिंपल सी अमेंडमेंट है। नेट शेल में अगर मैं बोलूं तो देयर वर मेनी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स जो अपने गुड्स का एक्सपोर्ट्स करते थे और एक्सपोर्ट्स के इनवॉइसेस में एबनॉर्मली हाई प्राइस शो करते थे, जिससे उनका एक्सपोर्ट टर्नओवर बहुत इन्फ्लेटेड होता था, जिसकी वजह से फार्मूला बेस्ड रिफंड में वो बहुत ज़्यादा आईटीसी का रिफंड ले जाते थे। उसको कंट्रोल करने के पर्पस के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट टर्नओवर की कंप्यूटेशन के तरीके को चेंज किया है और उन्होंने बोला है आज की डेट में जो आप एक्सपोर्ट टर्नओवर इनवॉइस में वैल्यू दिखाओगे वो क्रॉस चेक की जाएगी विद द डोमेस्टिक सप्लाई प्राइस का 1.5% एंड द लोअर ऑफ द टू विल ओनली बी टेकन एज एक्सपोर्ट टर्नओवर, और उसके बेसिस पर जो आईटीसी रिफंड मिलेगा आपको जो होगा सिर्फ वही दिया जाएगा, आपको सिर्फ वही दिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर, व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर, चेंज सिर्फ किसके लिए किया गया है? एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के लिए। प्लीज ध्यान में रखिएगा, मैंने नीचे नोट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, इट डज नॉट कवर एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस, इट डज नॉट कवर एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस। उन्होंने सिर्फ एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के लिए चेंज किया है, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज के लिए चेंज नहीं किया है। अच्छा, और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, एक बात जरा और आपको लिंकिंग में बोल देता हूं, आल्दो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इतनी अमेंडमेंट जो आपको एक्सप्लेन कर दी कंसेप्ट ओवर हो जाता है, पर लिंकिंग के पर्पस के लिए एक स्पेशल बात और बोल रहा हूं। आप में से बहुत लोग इस अमेंडमेंट को एज इट इज लिटरल ले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनके दिमाग में एक बात आएगी, सर अगर ये एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स है, अगर ये एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स है और ये जिन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना, सर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स है और ये गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर कस्टम एक्ट भी पिक्चर में आएगा, कस्टम एक्ट भी पिक्चर में आएगा। सर एक्सपोर्ट की अगर ये अनड्यूली हाई वैल्यू शो करेगा तो क्या इसकी कस्टम एक्ट में एक्सपोर्ट ड्यूटी लायबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी? ये ऐसा क्यों करेगा? अगर ये एक्सपोर्ट कर रहा है शर्ट का और उसकी अनड्यूली हाई वैल्यू शो कर रहा है तो फिर कस्टम में इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी, ये ऐसा क्यों करेगा? अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आया तो वो बच्चा अपने आप को पीठ थपथपा लेना, उसने अच्छा सोचा। मैं रीजन बोल देता हूं, सुनिएगा बेटा। आप जानते हैं एक्सपोर्ट्स करने पर कस्टम एक्ट में एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बनती है, लेकिन आप ये भी जानते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ही कम प्रोडक्ट्स पर बनती है, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स पर। ज्यादातर केसेस में एक्सपोर्ट ड्यूटी कस्टम एक्ट में बनती ही नहीं है, जीरो होती है। कोई बहुत लिमिटेड गुड्स होते हैं जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती है। अब शर्ट मान लीजिए इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी कस्टम एक्ट में नहीं बनती है, अब इसको पता है कस्टम एक्ट में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं बनती है, तो क्या ये शर्ट का कुछ भी प्राइस शो कर सकता है? यस, कुछ भी प्राइस शो कर सकता है ताकि इसके आईटीसी रिफंड बन जाए। तो ये वो कहानी है। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि इसके प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती है, तो मैं आपको ये याद करा देना चाहता हूं, देखिएगा लिंकिंग में आपको याद है, अगर कोई भी एक्सपोर्टर ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है जिसके ऊपर कस्टम एक्ट में एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट बनती है,
तो वो व्यक्ति पहली बात अनड्यूली हाई प्राइस जनरली शो ही नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती है तो आपको रिकलेक्ट करना है उस केस में इस व्यक्ति को आईटीसी रिफंड रूट बनता ही नहीं है, उस केस में इस व्यक्ति को आईटीसी रिफंड रूट बनता ही नहीं है। आप रिकलेक्ट करना, सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 में यह बात लिखी हुई थी कि एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड करने पर पर्सन आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कस्टम एक्ट में पेबल है तो वो लोग आईटीसी का रिफंड क्लेम ही नहीं कर सकते। उन लोगों को हमेशा 16(3)(b वाले रूट को यूज करना पड़ता है, आईजीएसटी पे करके रिफंड जो है वो क्लेम करना पड़ता है, आईजीएसटी पे करके रिफंड क्लेम करना पड़ता है। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, जो सेकंड रास्ता है आईजीएसटी पे करके रिफंड क्लेम करना, उस रास्ते में ये अमेंडमेंट का कोई रोल नहीं है। ये अमेंडमेंट सिर्फ कहां हुई है? आईटीसी वाले रास्ते में। आईजीएसटी पे करके आईजीएसटी का रिफंड क्लेम करना, उस वाले में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? अगर इन्होंने हायर वैल्यू एक्सपोर्ट की शो करी तो हायर आईजीएसटी पे किया होगा, और हायर आईजीएसटी पे किया होगा, गवर्नमेंट ने वही वापसी दे दिया, वहां गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ कहां हो रहा था? आईटीसी रिफंड रूट वाले रास्ते में, जहां पर आप फॉर्मूले में इन्फ्लेटेड एक्सपोर्ट टर्नओवर दिखा करके ज्यादा आईटीसी का रिफंड जो था वो क्लेम कर पा रहे थे। उन्होंने अब उसको जो है वो क्रॉस चेक जो है वो कर दिया है। आई होप यू आर क्लियर टू दिस, आई होप यू आर क्लियर टू दिस। तो ये एक अमेंडमेंट बेटा आप ध्यान में रखेंगे जो कि उन्होंने रूल 89(4) में जो है वो करी है। हाँ, अब से बात ये रह जाती है कि सर इन्होंने एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के लिए ये अमेंडमेंट करी, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज के लिए क्यों नहीं करी? एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज भी तो ये काम कर सकते हैं कि वो अपनी सर्विस की वैल्यू अनड्यूली इन्फ्लेट करके दिखा दे। एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस भी तो, अब जैसे मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास मिस्टर एक्स हैं, ये शर्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारे पास मिस्टर वाई है, मान लीजिए ये कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं। तो सर हम आपसे ये कह रहे हैं मिस्टर वाई वो कंसल्टेंसी सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी तो ऐसा कर सकते हैं कि वो अपने एक्सपोर्ट में जो कंसल्टेंसी चार्जेस शो करे वो अनड्यूली हाई शो कर दे, जिससे उनका एक्सपोर्ट का टर्नओवर जो है वो बढ़ जाए और उनको आईटीसी के रिफंड ज़्यादा मिल जाए। वो भी तो ऐसा काम कर सकते हैं। लॉ ने सर्विसेज वालों को जो है वो कवर क्यों नहीं किया? तो बेटा ये आपका अच्छा पॉइंट है। अगर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स वैल्यू इन्फ्लेट करके ज़्यादा आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं, उनको क्रॉस चेक किया गया है, तो फिर लॉजिक कहेगा एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज भी तो ये काम कर सकते हैं, उनको भी चेक किया जाना चाहिए। पर गवर्नमेंट ने उनको चेक नहीं किया। प्रोबेबल रीज़न, आल दो उन्होंने बताया नहीं, बट उसका प्रोबेबल रीज़न क्या होगा? बेटा सर्विसेज के केस में जनरली सर्विसेज की कंपेरेबल वैल्यू मिलना बहुत मुश्किल होता है। सर्विसेज के केस में सर्विसेज की कंपेरेबल वैल्यू मिलना जनरली बहुत मुश्किल होता है। आप मुझे बताओ, एक आर्किटेक्ट है, एक आर्किटेक्ट विद इन इंडिया 10 लोगों के घर डिजाइन करता है, क्या सेम प्राइस पर करता है या अलग अलग प्राइस? अलग अलग। सर्विसेज की जनरली कोई स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं होती इन कंपैरिजन टू गुड्स। एक आदमी शर्ट बेचेगा तो शर्ट की जनरली स्टैंडर्डाइज वैल्यू हो सकती है, टूथपेस्ट बनाया स्टैंडर्डाइज वैल्यू हो सकती है। सर्विसेज के केस में जनरली स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं होती है, इस वजह से उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग के लिए इसको कवर नहीं किया है। दूसरा रीजन, उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा होगा उसमें उन्हें गुड्स के सप्लायर ही हेरा फेरी करते हुए दिखाई दिए होंगे, उन्हें सर्विसेज वाले हेरा फेरी करते हुए दिखाई नहीं दिए होंगे। अगर सर्विसेज वाले भी इस तरीके की हेरा फेरी करते हुए दिखाई देंगे तो हो सकता है कल वो फिर अमेंडमेंट कर दे और सर्विसेज वालों के लिए भी ऐसे कुछ स्पेशल प्रोविजन जो हैं वो ले आए। अभी नहीं दिखाई दिया होगा एज पर एक्सपीरियंस, तो इसलिए उन्होंने सर्विसेज वालों को जो है वो कवर नहीं किया है। आर यू ओके विद दिस? ठीक है जी। तो इन पॉइंट्स के साथ बेटा आपकी ये पहली अमेंडमेंट जो है वो कंप्लीट होती है, और इस अमेंडमेंट को अगर आप समझ गए हैं तो बेटा आपके आईसीआई ने आरटीपी नवंबर 2020 की जो इशू करी है उसमें इस अमेंडमेंट के ऊपर बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है, उसको आप जो है वो कर लीजिएगा, आपसे वो सॉल्व हो जाएगा। विद आंसर है तो डेफिनेटली टैली भी हो जाएगा, एंड आई एक्सपेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए जी, आई होप द अमेंडमेंट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो अब आप इसका लीगल टेक्स्ट जो है बेटा वो खुद से पढ़ सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द सिंप्लीफाइड मैनर। और रूल 89 में
जब मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया था इन द रेगुलर लेक्चर कि एक्सपोर्टर्स किस तरीके से अपना रिफंड आईटीसी का क्लेम करते हैं, तो मैंने बेटा आपको ये एक चार्ट का प्रेजेंटेशन दिया था, जिस चार्ट के प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन है और उसकी आउटवर्ड सप्लाई में डोमेस्टिक सप्लाई भी इन्वॉल्व है और एक्सपोर्ट सप्लाई भी इन्वॉल्व है, और वो जो है वो अपनी एक्सपोर्ट सप्लाई कर रहा है अंडर बॉन्ड या एलयूटी विदाउट पेइंग एनी आईजीएसटी, देन इन दैट सिचुएशन इस एक्सपोर्ट सप्लाई से रिलेटेड जो उसका आईटीसी बैकएंड का बनता है, उसने बैकएंड पर आईटीसी लिए होंगे और उस आईटीसी में एक्सपोर्ट सप्लाई से रिलेटेड जो आईटीसी बनते हैं जो कि टर्नओवर बेस निकाले जाते हैं, फार्मूला रूल 89(4) ने बता रखा है, उतने आईटीसी का रिफंड लेने का राइट जो है वो इस पर्सन का बनता है। ठीक है जी, तो सेक्शन 16 ने बोल रखा है आप एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड कर रहे हैं तो फिर आप अपने रिलेटेड आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं। सेक्शन 16(3)(a) रिफंड लेने की बात करता है। और जस्ट आपको याद होगा सेक्शन 54 सबसेक्शन 3, वहां भी उन्होंने ये बात क्लैरिफिकेटरी तौर पर लिखी हुई थी कि आईटीसी का रिफंड वैसे हम किसी को नहीं देते हैं लेकिन दो लोगों को देते हैं, एक वो जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में आते हैं और दूसरे वो जो कि जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं अंडर बॉन्ड या फिर एलयूटी। तो इधर से सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट भी मुझे रिफंड लेने के लिए बात करता है और उधर 54 में भी हमने स्पेसिफिक लिख रखा है कि हाँ एक्सपोर्टर जो कि जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं वो आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आप जो आईटीसी का रिफंड लेंगे, आपने आईटीसी कितना अवेल किया था उसका रिफंड नहीं मिलेगा, उस अवेल्ड में से आपका एक्सपोर्ट सप्लाई से रिलेटेड कितना था उतने का रिफंड मिलेगा, जो कि आपको एक पर्टिकुलर फार्मूले के हिसाब से निकालना होता था जो उन्होंने 89(4) में ड्राफ्ट करके दिया था। और ये फार्मूला आपका ऑलरेडी डिटेल में पड़ा हुआ फार्मूला है। इसमें हम क्या कहते थे, इसमें हम कहते थे कि सबसे पहले तो हम चेक करेंगे जिस पीरियड के लिए आप रिफंड लेने आ रहे हैं उस पीरियड के दौरान आपने इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी कितना अवेल किया था, और उस टोटल आईटीसी अवेल में से जो आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर किया है उसका कितना हिस्सा बनता है वो टर्नओवर बेस निकाला जाएगा, जिसके लिए हम चेक करेंगे आपने जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड या एलयूटी कितने की करी डिवाइडेड बाय आपका टोटल टर्नओवर एडजस्टेड फॉर द एग्जाम सप्लाई जो था वो कितना उस पीरियड के दौरान रहा था। अब इस चार्ट में अगर आप अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब अगर एक्सपोर्टर सर्विस के हैं, ध्यान में रखिएगा, अगर एक्सपोर्टर सर्विस के हैं और उन्होंने अंडर बॉन्ड या एलयूटी सप्लाई करी तो उन्होंने जितने भी वैल्यू का इनवॉइस जीएसटी में जनरेट किया वो उनका टर्नओवर बनेगा, उनके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन गुड्स के अगर सप्लायर की बात करें तो गुड्स के सप्लायर ने जीएसटी का इनवॉइस जितनी वैल्यू का काटा वो आज की डेट में एज इट इज टर्नओवर नहीं बन जाएगा, क्योंकि उनके लिए अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई है। गुड्स के सप्लायर के लिए एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है उसको कितना लेना है यहां अमेंडमेंट है। और अमेंडमेंट क्या कहती है जी, अमेंडमेंट ये कहती है हम आपने जितनी वैल्यू का इनवॉइस काटा, जो एक्सपोर्ट वैल्यू आपने इनवॉइस में बताई, हम उसको एज इट इज नहीं लेंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे कि आपने जो एक्सपोर्ट के इनवॉइस में वैल्यू बताई है वो, और आप उसी गुड्स की जब डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू का 1.5% वो कंपेयर किया जाएगा। अगर आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू उस 1.5 टाइम्स से कम है तो एक्सपोर्ट वैल्यू को जेन्युइन समझते हुए उसी को ले लिया जाएगा बिकॉज इट इज लोअर। पर अगर आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू हायर है इस वैल्यू के कंपैरिजन में तो हम आपके द्वारा शो की गई वैल्यू को यूज नहीं करेंगे, हम तो लोअर वैल्यू जो कि 1.5 टाइम्स ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई होगी हम उसको जो होगा वो यूज करेंगे। तो हियर कम्स द अमेंडमेंट, फॉर्मूले में आप इसे अब इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक है जी, सर्विसेज के सप्लायर, आई एम रिपीटिंग, सर्विसेज के सप्लायर के लिए कोई चेंज नहीं है, उसका अंडर एक्सपोर्ट बॉन्ड का टर्नओवर आप जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। सिर्फ गुड्स के सप्लायर के लिए चेंज किया गया है कि उनके लिए टर्नओवर जो वो कहेंगे इनवॉइस में वो नहीं, कंपैरिजन करके लोअर ऑफ द टू वैल्यू जो होगा वो लिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? चलिए बेटा जी, अब ये जो अमेंडमेंट इन्होंने करी है इस पर मेरा एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, उसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा। सिचुएशन ये लेते हैं, मान लीजिए देयर इज अ सप्लायर, जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली में,
बहुत स्पेशल ऑब्जर्वेशन है, पूरे अटेंशन से सुनिएगा। अब ये एक पर्सन है, जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली का, और ये जो है डोमेस्टिक सप्लाई भी करता है और एक्सपोर्ट सप्लाई भी करता है, गुड्स का सप्लायर है, और एक्सपोर्ट की जो भी सप्लाई करता है उसको ये अंडर बॉन्ड करता है। तो अब बेटा मंथली बेसिस पर ये पर्सन जो होगा वो काम करता है। तो इसने अप्रैल के महीने में कुछ डोमेस्टिक सप्लाई करी, कुछ एक्सपोर्ट सप्लाई करी, मई के महीने में कुछ डोमेस्टिक सप्लाई करी, एक्सपोर्ट सप्लाई करी, जून के महीने में कुछ डोमेस्टिक सप्लाई करी और एक्सपोर्ट सप्लाई करी। अब जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी में टैक्स पीरियड आपका क्या है, मंथली। तो इसने अप्रैल के महीने में जो भी काम किया उसके रिटर्न इसने जो थी वो ड्यू डेट पर सबमिट कर दी, जीएसटीआर 3B 20 मई तक। मई में जो भी काम किया उसकी भी रिटर्न जो थी वो जीएसटीआर 3B 20 जून तक सबमिट कर दी, और जून के महीने में जो भी काम किया उसकी रिटर्न भी ड्यू डेट 20 जुलाई तक जो थी वो सबमिट कर दी। और इसने जो अपनी जीएसटी रिटर्न सबमिट करी इन 3 महीनों की, उन 3 महीनों का एग्रीगेट डाटा अगर हम देखते हैं तो इन 3 महीनों में इसने टोटल डोमेस्टिक सप्लाई वो 40 लाख की करी, और इन 3 महीनों में इसने जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किए अंडर बॉन्ड और एलयूटी वो 60 लाख के किए। तो रिटर्न्स की डिटेल्स क्या शो कर रही है, इसकी डोमेस्टिक सप्लाई का टर्नओवर कितना है 40 लाख का, और रिटर्न्स में इसने एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या डिक्लेयर किया 60 लाख का, मीनिंग देयर बाय इसने टोटल टर्नओवर दिल्ली स्टेट में जो डिक्लेयर किया है वो कितने का किया है 100 लाख का। अच्छा, अब इन 3 महीने में इस तरीके से काम करने के बाद ये अपना जो है वो रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करता है। इसने एक्सपोर्ट्स अंडर बॉन्ड या एलयूटी किए हैं तो अकॉर्डिंगली इसने अपनी रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करी, जिसमें ये अपना आईटीसी का रिफंड जो है वो क्लेम करता है। अब आईटीसी का रिफंड जो इसे क्लेम करना है वो इसे क्लेम करना है एज पर द फॉर्मूला रूल नंबर 89 सब रूल 4। जैसा कि मैंने रिफंड से रिलेटेड लेक्चर में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था, आई होप आपने वो लेक्चर सुना होगा और आपको ये बात पता होगी कि इस आदमी को जीएसटी में मंथली रिटर्न्स भरनी होती है। क्या रिफंड क्लेम भी मंथली लेना होता है या रिफंड क्लेम जो है वो कई महीनों को क्लब करके लिया जा सकता है? तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, आपको जब रिटर्न सबमिट करनी होती है तो रिटर्न्स तो आपको मंथली सबमिट करनी होती है, लेकिन रिफंड की अगर बात आती है तो रिफंड आप हर महीने का सेपरेट क्लेम करें ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। रिफंड को लेकर के सीबीआईसी ने क्लियर कट सर्कुलर इशू कर रखा है कि रिफंड इंडिविजुअल मंथ वाइज क्लेम करने की जरूरत नहीं है। रिफंड आप कई महीनों का क्लब करके एक सिंगल रिफंड क्लेम भी सबमिट कर सकते हैं, और ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी रिफंड वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसी पॉइंट को मैं यूज करते हुए कहता हूं, लेट्स सपोज 3 महीने काम करने के बाद इस व्यक्ति ने उन तीनों महीने का कंबाइंड रिफंड एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करी, और उसने कहा जी इस 3 महीने में मैंने जितनी भी एक्सपोर्ट सप्लाई करी है इससे रिलेटेड जो आईटीसी का रिफंड मेरा बनता है वो मैं आपसे जो है वो क्लेम करना चाहता हूं। अब रूल 89(4) इसको बताता था कि इसको फार्मूले के हिसाब से मैक्सिमम रिफंड जो है वो कितना बन सकता है। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अमेंडमेंट होने से पहले तक, ये जो अमेंडमेंट हुई है इससे पहले तक की अगर बात करें तो 89(4) वो क्या कहता था, इस 3 महीने में आपने जो भी इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी अवेल किया उस फिगर को लो, लेट्स सपोज दैट इज 9 लाख रुपीस, और फिर उसके बाद आप देखो कि आपने इस 3 महीने में एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड वाला टर्नओवर कितने का किया इन कंपैरिजन टू योर टोटल टर्नओवर इन द स्टेट। तो बेटा अमेंडमेंट से पहले तक अगर हम इसको पढ़ेंगे तो अमेंडमेंट से पहले तक प्लीज ध्यान में रखिएगा, आप जितना भी एक्सपोर्ट टर्नओवर शो करते थे अपने इनवॉइसेस में, अपनी रिटर्न में, क्या उसको कंपेयर किया जाता था डोमेस्टिक सप्लाई के प्राइस से या एज इट इज ले लिया जाता था? तो ध्यान में रखेंगे एज इट इज ले लिया जाता था। अमेंडमेंट में कंपैरिजन की बात आई है, अमेंडमेंट से पहले तो कोई कंपैरिजन नहीं होता था। तो अमेंडमेंट से पहले अगर ये व्यक्ति इस फिगर के बेसिस पर रिफंड क्लेम सबमिट करता था तो ये रिफंड कैसे सबमिट करता था, ये कहता था जी इन 3 महीनों में मैंने जो आईटीसी लिया है दैट इज रुपीज 9 लाख, और इन 3 महीनों में जो मैंने एक्सपोर्ट टर्नओवर किया है एज पर माय एक्सपोर्ट इनवॉइसेस एज आई हैव डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न दैट इज 60 लाख, और मेरा टोटल टर्नओवर इन 3 महीनों में मैंने कितना किया है 100 लाख रुपीस का। कहने का मतलब इसको 5,40,000 का जो था वो रिफंड का राइट आता था मैक्सिमम। यही होता था अमेंडमेंट से पहले। यस, अब अमेंडमेंट के बाद, और बेटा अटेंशन ले लेंगे, मैं स्पेशल बात बोलने वाला हूं। अब अमेंडमेंट क्या की गई, अमेंडमेंट में कहा गया कि अमेंडमेंट में यह कहा गया कि आपने जो एक्सपोर्ट टर्नओवर किया होगा उसकी वैल्यू जो आपने जीएसटी में बताई होगी हम वो एज इट इज नहीं लेंगे, हम उसको चेक करेंगे क्या ये अनड्यूली इन्फ्लेटेड वैल्यू तो नहीं है,
और उसके लिए हम इसे कंपेयर करेंगे किससे, हम इसे कंपेयर करेंगे 1.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड। हम आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू को, अमेंडमेंट ये कह रही है एज इट इज नहीं लेंगे, कंपेयर करेंगे लाइक गुड्स डोमेस्टिकली इंडिया में जब सप्लाई किए जाते हैं वेदर बाय यू और सम अदर पर्सन, तो उसकी वैल्यू का 1.5 टाइम्स उससे कंपेयर करेंगे। एंड अगर आपकी वैल्यू इस 1.5 टाइम्स से ज्यादा नहीं है, लोअर है, तो 60 लाख रुपीज एज इट इज ले लिया जाएगा। पर अगर आपकी वैल्यू 1.5 टाइम्स जो वैल्यू बनती है उससे ज्यादा है, तो लोअर ये वाली वैल्यू है, हम इस लोअर वैल्यू को जो होगा वो यूज करेंगे। यही मैंने आपको अमेंडमेंट बताई। अब नाउ लेट्स सपोज जो लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड हैं उनकी वैल्यू का 1.5 टाइम्स, लेट्स सपोज वो आता है 50 लैक्स, लेट्स सपोज वो आता है 50 लैक्स। तो आज की डेट में जब ये रिफंड क्लेम करेगा तो इसको ये ध्यान में रखना है, ये एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 60 लैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा। ये एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी क्लेम कर पाएगा, लोअर ऑफ द टू, मतलब 50 लैक्स रुपीस। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं जो स्पेशल बोल रहा हूं उस पर अटेंशन रहना। तो अमेंडमेंट से पहले 9 लाख रुपए का अगर आईटीसी इन 3 महीनों में लिया गया था, एक्सपोर्ट की जो भी आपने वैल्यू बोली थी वो डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, तो 5,40,000 का रिफंड मैक्सिमम बन सकता था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद आपने उस 3 महीने में 9 लाख रुपए का आईटीसी लिया है। अब आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के टर्नओवर की वैल्यू, वो लोअर ऑफ द टू लिए जाने की वजह से 60 लैक्स नहीं होगी, वो कितनी होगी, 50 लैक्स। वो कितनी होगी, 50 लैक्स। अब स्पेशल पॉइंट, एक्सपोर्ट के टर्नओवर की वैल्यू तो लोअर ऑफ द टू की वजह से ली जाएगी 50 लैक्स। माय क्वेश्चन इज दैट आपको डिनोमिनेटर में जो टोटल टर्नओवर यूज करना है, डिनोमिनेटर में जो टोटल टर्नओवर यूज करना है, वो टोटल टर्नओवर की वैल्यू क्या ली जाएगी, वो टोटल टर्नओवर की वैल्यू जो होगी वो क्या ली जाएगी। सुनिएगा जरा ध्यान से, ऑब्जर्वेशन क्या है। न्यूमरेटर में आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड की वैल्यू लोअर ऑफ द टू लेनी है अमेंडमेंट की वजह से, तो वो तो 50 लैक्स आ गई। आई एम टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर में जो आपको टोटल टर्नओवर लेना है, वो टोटल टर्नओवर क्या लेना है, टोटल टर्नओवर एज पर यूर रिटर्न्स, एज पर यूर रिटर्न्स, एज पर यूर जीएसटी इनवॉइसेस, वो कितना है, 100 लैक्स रुपीस। तो क्या टोटल टर्नओवर जो एज पर यूर जीएसटी इनवॉइसेस, एज पर यूर रिटर्न्स है 100 लैक्स रुपीस, वो लिया जाएगा, या टोटल टर्नओवर की फिगर भी चेंज हो जाएगी। इन द सेंस हम टोटल टर्नओवर अब ऐसे लेंगे, डोमेस्टिक सप्लाई की टर्नओवर कितनी है, 40 लैक्स की, और एक्सपोर्ट टर्नओवर की वैल्यू फॉर्मूले के लिए 50 लाख ली जा रही है, तो 40 प्लस 50 लाख। अब टोटल टर्नओवर 50 लाख का जो होगा, टोटल टर्नओवर जो होगा वो 40 प्लस 50 90 लाख का जो होगा वो लिया जाएगा। आई वुड लाइक टू रीस्टेट, ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट के बाद एक्सपोर्ट टर्नओवर की वैल्यू तो इस केस में 60 नहीं, लोअर 50 लाख है, तो 50 लैक्स ली जाएगी। व्हाट अबाउट द टोटल टर्नओवर जो कि डिनोमिनेटर में यूज किया गया है, क्या टोटल टर्नओवर वो जो मेरे इनवॉइसेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो मैंने रिटर्न्स में रिपोर्ट किया है 100 लाख, वो लिया जाएगा, या टोटल टर्नओवर भी अब चेंज हो जाएगा। 40 लाख रुपीस का डोमेस्टिक था, एक्सपोर्ट्स के टर्नओवर की वैल्यू 60 नहीं 50 ली गई है, तो 50 ली जाएगी, एंड 40 प्लस 50 90 लाख रुपीस का एक्सपोर्ट टर्नओवर लिया जाएगा। इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, देखो, अगर टोटल टर्नओवर रिटर्न में जो है, इनवॉइसेस में जो है वो एज इट इज लिया गया, तो ये होगा 50 डिवाइडेड बाय 100, और इस केस में आपका जो आईटीसी का रिफंड मैक्सिमम बन पाएगा वो होगा 4,50,000। क्या हो जाएगा, 4,50,000। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर, आपने न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू 50 लाख ली है, तो डिनोमिनेटर में भी एक्सपोर्ट टर्नओवर की वैल्यू 50 लाख ही लो, डोमेस्टिक 40 है, तो टोटल अब 90 लैक्स ले लो, तो 9 लाख का आईटीसी है, और आपने 50/90 किया, तो फिर मेरा आईटीसी का रिफंड कितना बन पाएगा, 5 लाख रुपीस का। ध्यान दे रहे हैं आप, अमेंडमेंट से पहले आईटीसी रिफंड मैक्सिमम कितने का निकल रहा था, 540 का। अब वो तो कहानी खत्म हो गई।
अब जो होगी, अब अमेंडमेंट के बाद क्या बनेगा, क्या 50 डिवाइडेड बाय 100 4,50,000 बनेगा या 50 डिवाइडेड बाय 90 5 लाख बनेगा। देखो दोनों ही केसेस में कम बन रहा है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है, अगर आप 50 बाय 100 करोगे तो 450 बन रहा है जो कि ज्यादा कम है, और अगर आप 50 बाय 90 करोगे तो 5 बन रहा है जो कि रिलेटिवली कम कम हुआ है। आप मुझे बताओ कि इसमें से आपको कौन सा जो है वो सही लगता है, बताएं जी। अच्छा जी, अब समझ लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस बात को लोग मिस कर देते हैं। अब सुनिएगा, उन्होंने बेटा इस चीज के लिए प्लीज ध्यान में रखिएगा, अमेंडमेंट के बाद जो करेक्ट आंसर है इन दोनों में से वो 50 डिवाइडेड बाय 100 है, वो 50 डिवाइडेड बाय 90 नहीं है। सर ऐसा किस बेसिस पर कह रहे हो? बेटा ऐसा मैं इस बेसिस पर कह रहा हूं कि 89.4 का जो फॉर्मूला था वो ये कहता था आप क्या यूज करेंगे न्यूमरेटर में, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स, और उन्होंने उसको चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आज की डेट में वो 60 लाख ना होकर के इस एग्जांपल में क्या हो गया 50 लाख। लेकिन सो फार एज डिनोमिनेटर में जो टोटल टर्नओवर यूज किया जाता था, उस टोटल टर्नओवर को उन्होंने डिफाइन कर रखा था एज टोटल टर्नओवर इन द स्टेट, टोटल टर्नओवर इन द स्टेट, और बेटा उसको उन्होंने चेंज नहीं किया है, उसको उन्होंने जो है वो चेंज नहीं किया है। फॉर्मूले में उन्होंने सिर्फ एक्सपोर्ट टर्नओवर की डेफिनेशन में चेंज किया है, तो सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज होगा। डिनोमिनेटर में जो टोटल टर्नओवर यूज किया जाता था वो रिटर्न में रिपोर्टेड टर्नओवर जो भी होता था वो यूज किया जाता था, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो उसकी वजह से नीचे वाला जो टर्नओवर होगा वो आज भी 100 लाख जो होगा वो लिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो सही आंसर इस सिचुएशन में बनेगा वो बनेगा 4,50,000। एंड मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग अब साथ में ये बोल देंगे सर जब हमने ऊपर वैल्यू 60 की बजाय 50 ली है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें नीचे भी एक्सपोर्ट की वैल्यू 50 लेनी चाहिए लॉजिकली। तो बेटा आप जो कह रहे हैं आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लॉजिकली तो ये 50 ली जानी चाहिए, पर आपको ये किसने बोला कि लॉ हमेशा लॉजिक पर चलता है? लॉ तो चलता है एज पर द रिटन वर्डिंग्स, और उनके रिटन वर्डिंग्स के हिसाब से जो नीचे है वो है टोटल टर्नओवर, और टोटल टर्नओवर उसकी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है, टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन कोई चेंज नहीं किया गया है। तो टोटल टर्नओवर मेरी रिटर्न में रिपोर्टेड कितना है 100 लाख रुपीस, तो वो एज इट इज जो होगा वो लिया जाएगा। सर गलत नहीं कर दिया बेटा, अब इसको मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने गलत कर दिया, बिकॉज मैं ये नहीं जानता कि इन्होंने ये डेलिबरेटली ऐसा रखा है या उनका इस तरफ ध्यान नहीं गया। अगर उन्होंने डेलिबरेटली ऐसा रखा है तो इसका मतलब ये है वो आपको लोएस्ट रिफंड करवाना चाहते हैं, पर ये अगर अनइंटेंशनल मिस्टेक है तो शायद फ्यूचर में वो इसको जो होगा वो रेक्टिफाई कर देंगे। बट अभी प्रेजेंट के लिए आप में से हर एक बच्चा इस बात को ध्यान में रखेगा कि ऊपर जो है सिर्फ वहां एक्सपोर्ट टर्नओवर की फिगर चेंज होगी, लोअर ली जाएगी, नीचे जो टोटल टर्नओवर की फिगर है उसको आपने नॉर्मल तरीके से ही लेना है, जो नॉर्मल आपने रिटर्न में रिपोर्ट करी है टोटल टर्नओवर की फिगर आपने वही लेनी है। दिस इज माई स्पेशल ऑब्जर्वेशन, प्लीज आप ध्यान में रखेंगे। बहुत बच्चे मुझे साथ में मैसेज करके ये कह रहे होते हैं कि सर अमेंडमेंट्स तो अच्छी चल रही हैं बट टाइम बहुत लगता है आपकी अमेंडमेंट्स में, आप पढ़ाते बहुत डिटेल में हो। तो बेटा मैं डिटेल में सिर्फ इसीलिए पढ़ाता हूँ बिकॉज ये कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो आपको अदर टीचर्स नहीं कराते, वो लिटरल बोल करके निकल जाएंगे, पर हम करते हैं एनालिसिस। तो ये मेरे एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, प्लीज आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा और एक कंपेरिजन एक और करवा दूं बेटा, सुनो। अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इस सप्लायर ने अंडर बॉन्ड एलयूटी किया, इसको कंपेयर जब हम कर रहे होते वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई से 1.5 टाइम्स से, अगर वो 50 लाख की वैल्यू ना होती, लेट्स सपोज वो 80 लाख होता 1.5 टाइम्स, तो फिर हम लोअर ऑफ द टू क्या हम 60 लाख लेते? यस। अच्छा उस केस में प्लीज ध्यान में रखिएगा, उस केस में हम क्योंकि कंपैरिजन वाली वैल्यू हायर थी तो हम उसको यूज नहीं करते, हम जीएसटी की जो रियल एक्सपोर्ट की वैल्यू थी उसको यूज करते, मतलब 60 लाख की जो वैल्यू एक्सपोर्टर ने बोली होती वो एज इट इज यूज करते। अगर हम 60 लाख की वैल्यू को एज इट इज यूज करते
तो फिर हमें कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि उस केस में हमने न्यूमरेटर में भी 60 लाख रुपीस लिया और डिनोमिनेटर में भी हमने उसी वैल्यू के हिसाब से निकाला गया 100 लाख रुपीस लिया। उस केस में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन इशू तब आएगा जब कंपैरिजन में यूज की गई वैल्यू वो लोअर निकलती है। उस केस में न्यूमरेटर में जो होगी वो लोअर वैल्यू आ जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर में जो टर्नओवर इन द स्टेट है वो रिटर्न्स में रिपोर्टेड जो भी टर्नओवर है वो एज इट इज ही आएगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, आपके आईसीआई ने आरटीपी नवंबर 2020 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस कंसेप्ट के ऊपर, आप उसको इमीडिएटली इस अमेंडमेंट के बाद कर लेना। बेटा उन्होंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया है, उन्होंने आपको क्वेश्चन वो दिया है जहां एक्सपोर्ट की कंपेरेटिव वैल्यू जो थी वो हायर थी, और क्योंकि वो कंपेरेटिव वैल्यू हायर थी तो एक्सपोर्ट वैल्यू एज इट इज एक्सेप्ट हुई, और वो एज इट इज एक्सेप्ट हुई तो हमें इस तरीके की कोई दिक्कत सामने आई ही नहीं, और शायद किसी ने वो नोटिस भी नहीं करी होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ने लोअर वैल्यू कंपैरेटिव वैल्यू दे दी तो प्लीज आप मेरे इस ऑब्जर्वेशन को जो है वो ध्यान में रखेंगे। आई बिलीव एवरीबॉडी इज क्लियर एज टू दिस। चलिए जी, और एक और ऑब्जर्वेशन दे दूं। अमेंडमेंट पूरी क्लियर है, अमेंडमेंट का डिस्कशन पूरा कंप्लीट है। एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन आपको और देता हूं, स्पेशल ऑब्जर्वेशन, हट करके ऑब्जर्वेशन देता हूं। अब मान लीजिए ये जो मेरा चार्ट है, इस चार्ट में मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे मिस्टर एक्स हैं, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, ये आउटवर्ड सप्लाई करते हैं और इनकी आउटवर्ड सप्लाई जिस भी प्रोडक्ट में ये डील करते हैं, लेट्स सपोज 18% का एप्लीकेबल जीएसटी है, तो इसको वो क्या करते हैं बेटा, इसको वो नॉर्मली इंडिया में बेचते हैं, 18% का जीएसटी पेबल बन जाता है। और दूसरा वो क्या काम करते हैं, ध्यान से सुनना, दूसरा वो क्या काम करते हैं, इसी प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट नहीं करते, वो एससीजेड को सप्लाई करते हैं, एससीजेड की किसी यूनिट को देते हैं या एससीजेड के डेवलपर को देते हैं, एससीजेड की यूनिट को देते हैं या फिर एससीजेड के डेवलपर, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, इंडिया में ही किसी एससीजेड की यूनिट या डेवलपर को जो है वो सप्लाई करते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या एससीजेड यूनिट या डेवलपर को जब वो सप्लाई करते हैं तो क्या ये सप्लाई भी जीरो रेटेड सप्लाई है एज पर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट? यस। क्या ये सप्लाई भी अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी हो सकती है? आंसर इज यस। क्या इस सप्लाई को करने पर भी ये सप्लायर जो होगा वो इस सप्लाई से रिलेटेड इनवर्ट सप्लाई के आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकता है? आंसर इज यस। और क्या उस रिफंड को क्लेम करने के लिए भी 89(4) का फार्मूला ही यूज किया जाएगा? आंसर इज अगेन यस। 89(4) का जो फार्मूला है वो सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस करने पर अप्लाई नहीं होता, वो बनाया गया है किसके लिए? जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। आप देख रहे होंगे जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, तो आप अंडर बॉन्ड या एलयूटी कभी भी जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं, वेदर इट इज एक्सपोर्ट और वेदर इट इज टू एससीजेड, तो अकॉर्डिंगली 89(4) का फार्मूला एप्लीकेबल होता है। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 89(4) का फार्मूला एप्लीकेबल होता है तो जो अमेंडमेंट 89(4) में हुई है वो भी अप्लाई होगी। तो अगर आपने एससीजेड को गुड्स सप्लाई किए, यू आर अ जीरो रेटेड सप्लायर ऑफ गुड्स, यू आर जीरो रेटेड सप्लायर ऑफ गुड्स, और आपने जो वैल्यू एससीजेड को टैक्स इनवॉइस में चार्ज करी है, अगर वो वैल्यू डिपार्टमेंट को अनड्यूली इन्फ्लेटेड लगती है तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, आपको जो होगा, आप जो वैल्यू शो करोगे इनवॉइस में वो नहीं ली जाएगी। एससीजेड वाले केस में भी इस अमेंडमेंट को इसी तरीके से अप्लाई किया जाएगा जैसा कि मैंने एक्सपोर्ट की कनेक्टिविटी में आपको बताया। ये लाइन मुझे सिर्फ इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्सपोर्ट्स के रिलेशन में समझाई जाती है, तो लोग इसे सिर्फ एक्सपोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है समझ लेते हैं, बट ध्यान में रखेंगे एससीजेड की सप्लाई इज आल्सो जीरो रेटेड सप्लाई, वो भी अंडर बॉन्ड होती है, उसके केस में भी आईटीसी का रिफंड 89(4) के फार्मूले के हिसाब से आता है, और अकॉर्डिंगली 89(4) के फार्मूले में जो अमेंडमेंट हुई है उसका इंपैक्ट एससीजेड की सप्लाई के रिलेशन में भी जाएगा। आई होप आई एम प्रिटी क्लियर टू ईच ऑफ यू। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी एक अमेंडमेंट जो है वो कवर हो गई है, आईटीसी रिफंड के ऊपर इम्पैक्ट आ गया है बिकॉज 89(4) के फार्मूले में चेंज हुआ है। चलूँ आगे। चलिए जी, अब दूसरी अमेंडमेंट जो हुई है हम उसकी बात करते हैं, दैट रिलेटिवली इज क्वाइट सिंपल। आप आएंगे पेज नंबर 67 पर, पेज नंबर 67 पर। अब दूसरी जो अमेंडमेंट हुई है वो प्लीज ध्यान में रखिएगा, वो अगेन गुड्स से रिलेटेड है,
और ये सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, इसमें SCZ वालों पर इंपैक्ट नहीं आया है। जो अमेंडमेंट अब मैं डिस्कस करने वाला हूं ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से। पहली वाली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज SCZ दोनों का इंपैक्ट था, लेकिन अब जो डिस्कस करने वाला हूं उसमें इंपैक्ट है एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, और अगली बात ध्यान में रखेंगे, अब ये जो अमेंडमेंट है इसमें जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है वो चाहे 16(3)(a) वाले रूट से हुआ हो, मतलब ITC रिफंड लिया गया हो, या 16(3)(b) वाले रूट से हुआ हो, मतलब IGST रिफंड लिया गया हो। अब जो मैं अमेंडमेंट आपको बोल रहा हूं उस अमेंडमेंट का इंपैक्ट इन दोनों ही केसेस में आएगा। पीछे वाली अमेंडमेंट सिर्फ ITC रिफंड वाले केस में एप्लीकेबल थी, पर अब जो अमेंडमेंट मैं आपको बता रहा हूं उसमें इंपैक्ट जो होगा वो चाहे ITC रिफंड का हो या IGST रिफंड का हो, दोनों ही केसेस में जो होगा वो इंपैक्ट आएगा। अब अमेंडमेंट है क्या बेटा? अमेंडमेंट बड़ी ही सिंपल है। अमेंडमेंट बड़ी ही सिंपल है। अमेंडमेंट ये की गई है, सुनिएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता था वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट में डिफाइन था। वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट में डिफाइन था, मैंने आपको रिवाइज भी कराया। और 2 सबसेक्शन 5 IGST एक्ट का क्या कहता था? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब है गुड्स को इंडिया से बाहर ले जाना। अगर गुड्स इंडिया से बाहर भेजे जा रहे हैं तो बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया जा रहा है, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किए जाने पर एक्सपोर्टर दोनों में से जो ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा उस ऑप्शन के हिसाब से जो है वो रिफंड क्लेम कर सकता है। अच्छा, प्लीज ध्यान में रखिएगा, इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन अलग तरीके से दी गई थी, मैंने आपको रिवाइज भी कराई। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन 2(6) में क्या कहती थी? एक्सपोर्ट सर्विस का तभी माना जाएगा जब इंडियन सप्लायर ने फॉरेन रेसिपिएंट को फॉरेन में सर्विस दी और उसका पैसा रियलाइज भी कर लिया। ध्यान दीजिएगा, उसका पैसा रियलाइज भी कर लिया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस गवर्नमेंट सर्विस के देने पर नहीं मानती थी, रेदर देन उस सर्विस का पैसा जब रियलाइज हो जाता था तब मानती थी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में ऐसा नहीं था। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में वो सिंपली ये कहते थे आपने गुड्स इंडिया से बाहर भेज दिए, एक्सपोर्ट हो गया, पैसा उसका बाद में आता रहेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। पर सर्विसेज के केस में एक्सपोर्ट वो तभी मानते थे जब उसका पैसा रियलाइज हो जाता था। अब इन दो कंसेप्ट में डिफरेंस का फर्क क्या पड़ता था? अगर एक सप्लायर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करता था तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कब माना जाएगा? जब सर्विस दे दी और पैसा रियलाइज भी हो गया। और पैसा रियलाइज होने के बाद क्योंकि एक्सपोर्ट माना जाता था तो उसके बाद ही उसे रिफंड दिए जाते थे, चाहे वो ITC का रिफंड हो चाहे वो IGST का रिफंड हो, पैसा रियलाइज होने के बाद उसे रिफंड दिया जाता था। लेकिन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के केस में क्या होता था? गुड्स इंडिया से बाहर भेज दिए, एक्सपोर्ट हो गया, गुड्स इंडिया से बाहर भेज दिए, एक्सपोर्ट हो गया, पैसा नहीं आया, बाद में आएगा, कोई बात नहीं, गुड्स इंडिया से बाहर चले गए, एक्सपोर्ट हो गया। और क्योंकि इंडिया से बाहर जाते ही गुड्स का एक्सपोर्ट हो गया तो उस बेसिस पर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को उसके रिफंड, चाहे वो ITC के हो या IGST के, वो रिफंड जो थे वो दे दिए जाते थे। अब गवर्नमेंट ने अगला ऑब्जर्वेशन ये नोटिस किया, उन्होंने ये देखा कि देयर आर मेनी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स जिन्होंने गुड्स इंडिया से बाहर भेजे और इंडिया से गुड्स बाहर भेज करके उन्होंने रिफंड जो थे वो क्लेम किए, लेकिन उन गुड्स का पैसा कभी आया ही नहीं, उन गुड्स का पैसा कभी आया ही नहीं। अच्छा, अब गवर्नमेंट को यहां पर प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने बोला पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन पैसा तो लेकर के नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा जी भाई साहब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन पैसा नहीं आता, तो फिर हम आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स क्यों दें? अब पर्सन ये बोलते थे जी आपने हमसे सिर्फ इतना बोला था एक्सपोर्ट कर दो, इंडिया से बाहर भेज दो, हम रिफंड दे देंगे, तो हमने भेज दिए, अब पैसा नहीं आया तो नहीं आया। तो गवर्नमेंट ने बेटा अब इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए, गवर्नमेंट ने इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए एक नया रूल बनाया फॉर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने नया रूल बनाया फॉर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। रूल 96B करके उन्होंने एक नया रूल बनाया, जिस रूल में उन्होंने ये लिखा कि अगर किसी पर्सन ने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया, मतलब गुड्स इंडिया से बाहर भेजे, तो वो अपने रिफंड बेनिफिट्स तो ले सकता है, हम उसे रिफंड दे देंगे, मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसने उन एक्सपोर्ट्स का पैसा सेल कंसीडरेशन
एक्चुअल में विद इन द टाइम लिमिट गिवन इन फेमा रियलाइज नहीं किया, तो उसको जो बेनिफिट दिए गए हैं वो जो होंगे वो उसे रीपे गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, वो उसे रीपे जो होंगे वो गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। आई वुड लाइक टू रिपीट, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को लेकर के रूल 96B इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें यह कहा गया है आपने एक्सपोर्ट किया मतलब गुड्स इंडिया से बाहर भेजे, पैसा नहीं आया, आपने एक्सपोर्ट किया, गुड्स इंडिया से बाहर भेजे, आप अपने रिफंड ले जाओ, आपके रिफंड सैंक्शन करने को मना नहीं कर रहे, रिफंड देंगे, लेकिन वो पैसा लाना बहुत जरूरी है। अगर वो अल्टीमेटली पैसा आया ही नहीं विद इन द टाइम लिमिट परमिसिबल अंडर फेमा, तो आपको हमने जो भी बेनिफिट्स दिए हैं वो बेनिफिट्स आपको हमें रीपे जो होंगे वो करने पड़ेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस? तो बेटा ध्यान में देना, ये अमेंडमेंट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में तो जब तक पर्सन पैसा रियलाइज करेगा नहीं तब तक उसे रिफंड मिलेगा ही नहीं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस को हम कब रिफंड देते थे? जब वो पैसा रियलाइज कर लेते थे, उसके बाद उन्हें रिफंड देते थे। गुड्स वालों को हम पहले ही दे देते थे, उनका पैसा रियलाइजेशन हम चेक ही नहीं करते थे, अब लेकिन चेक करेंगे रूल 96B की वजह से। आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? तो देखिएगा जरा समरी वर्जन ऑफ अमेंडमेंट क्या है। समरी वर्जन ये है बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर कोई पर्सन करता था तो उसको 0 रेटिंग बेनिफिट दे दिए जाते थे विदाउट इंसिस्टेंस ऑफ प्रूफ ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड। एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के केस में कहीं पर भी ये नहीं कहा जाता था पैसा रियलाइजेशन हो, क्यों? बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन 25 में सिंपली क्या कहती थी? गुड्स बाहर भेज दिए मतलब एक्सपोर्ट हो गया, और एक्सपोर्ट हो गया तो 0 रेटिंग अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया है? इफ सच सेल प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड विद इन द टाइम अलाउड अंडर फेमा, हमने आपको 0 रेटिंग के बेनिफिट दे दिए, रिफंड दे दिया, लेकिन अगर पैसा आया ही नहीं, पैसा आया ही नहीं कितने पीरियड में? विद इन टाइम अलाउड अंडर फेमा, देन सच रिफंड बिकम्स रिकवरेबल एज पर रूल 96B जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। और 96B की बेटा मैंने यहाँ समरी प्रेजेंटेशन दी है, क्वाइट सिंपल है। उन्होंने ये लिखा जी, अगर कोई एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स है और उसने रिफंड क्लेम किया, चाहे वो रिफंड ITC रिफंड हो, चाहे वो IGST रिफंड हो, चाहे उसने 16(3)A वाले रूट में ITC रिफंड क्लेम किया हो या उसने 16(3)B वाले रूट में IGST का रिफंड क्लेम किया हो, उसने रिफंड क्लेम कर लिया, गुड्स बाहर भेजे और रिफंड क्लेम कर लिया और हमने भी दे दिया, ठीक है जी, रिफंड सैंक्शन हो गया है, रिफंड एप्लीकेंट को दे दिया गया है, लेकिन सेल प्रोसीड्स नहीं आए, सेल प्रोसीड्स नहीं आए, और वो सेल प्रोसीड्स फेमा की टाइम लिमिट भी खत्म हो गई फिर भी नहीं आए, तो पर्सन को वो जो रिफंड हमने दिया था वो गवर्नमेंट को रीपे जो होगा वो करना पड़ेगा। देखिएगा रूल 96B में लिखा, इफ द सेल प्रोसीड ऑफ सच एक्सपोर्ट गुड्स हैव नॉट बिन रियलाइज्ड फुल और पार्शियल, पूरा पैसा नहीं मिला तो पूरे के रिस्पेक्ट में एक्शन बनेगा, और अगर पार्शियल नहीं मिला तो टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन एक्शन बनेगा। सेल प्रोसीड हैव नॉट बीन रियलाइज्ड विद इन द टाइम लिमिट परमिसिबल अंडर फेमा इंक्लूडिंग परमिसिबल एक्सटेंशन। लेट्स सपोज फेमा में 1 साल की टाइम लिमिट दी गई है, तो आपने एक्सपोर्ट किया, हमने आपको सारे रिफंड भी दे दिए, लेकिन आप फेमा के टाइम पीरियड के अंदर इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड पीरियड आप उस पैसे को लाओ, नहीं लाओगे तो फिर आज की डेट में 96B ये कहता है, पर्सन शैल रीपे रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन। पर्सन को जो होगा, जो रिफंड उसे दिया गया था वो गवर्नमेंट को वापसी पे करना पड़ेगा, और अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। और रीपेमेंट उसे कितने दिनों में करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला रीपेमेंट शैल बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सपिरेशन ऑफ द परमिसिबल पीरियड। तो आपने आज एक्सपोर्ट किया था, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं जनवरी 2020 में, जनवरी नहीं जून के, जून 2020 में एक पर्सन ने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किए थे। अब एक्सपोर्ट करने के बाद वो व्यक्ति अपना रिफंड के बेनिफिट्स लेने के लिए आया और हमने उसे रिफंड दे दिया, लेकिन उसको ये एश्योर कराना पड़ेगा कि फेमा का जो परमिसिबल टाइम पीरियड है उसके अंदर पैसा वो ज़रूर लेकर के आए। अगर वो नहीं लाएगा तो फिर परमिसिबल पीरियड जिस दिन ख़त्म हुआ उसके 30 डेज़ के अंदर उसको ऑब्लाइज कर दिया गया है कि वो
जो रिफंड उसने लिया था वो गवर्नमेंट को वापसी कर दे अलोंग विद इंटरेस्ट। और अगर वो 30 डेज में खुद से कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खुद से नहीं पे बैक करता है गवर्नमेंट को तो फिर उसके अगेंस्ट सेक्शन 73 या सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग जो होगा वो ऑफिसर्स कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर टू रिपे, अगर खुद से वो रिपे नहीं करेगा तो प्रॉपर ऑफिसर विल इनिशिएट एक्शन एज पर सेक्शन 73 और 74। 73 74 आप दोनों जानते हैं। ऑफिसर जो होगा अब उसके अगेंस्ट डिमांड रेस कर देगा, नोटिस भेजा जाएगा, उसका रिप्लाई कंसीडर किया जाएगा और फाइनली डिमांड ऑर्डर पास करके वो पैसा रिकवर कर लिया जाएगा। ऑफिसर को अगर ये लगेगा बोनाफाइड केस है तो 73 में प्रोसीडिंग चलाएगा, मेलाफाइड लगेगा तो 74 में जो है वो प्रोसीडिंग चलाएगा। आर यू ओके विद दिस? तो दैट्स द सिंपल अमेंडमेंट, प्लीज ध्यान में रखिएगा। एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हो, एक्सपोर्ट कर दिया, इंडिया से बाहर भेज दिए, पैसा आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, इंडिया से बाहर भेज दिए, आओ 0 रेटिंग के बेनिफिट ले लो, लेकिन पैसा लाना ज़रूर है। आज की डेट में पैसा लाना ज़रूर है। पहले वो चेक नहीं करते थे पैसा आया या नहीं आया, बट अब चेक करेंगे। फेमा की टाइम लिमिट के अंदर पैसा लाए तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लाए तो खुद से अगले 30 दिनों में रिपे कर दो। नहीं करोगे तो ऑफिसर 73 या 74 में डिमांड ऑर्डर पास करके आपसे रिकवरी कर लेगा। अच्छा, उन्होंने एक रिलैक्सेशन यहाँ पर ये दिया कि अगर आपने जिस पर्सन को एक्सपोर्ट किया था, मतलब बायर ऑफ द गुड्स, वो लेट्स सपोज इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसे दे ही नहीं पा रहा और आप क्या कर रहे हो, बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर रहे हो एज पर आरबीआई परमिशन। आपका बायर आपको पैसे पे नहीं कर रहा है और आप आरबीआई से परमिशन लेकर के अब उस नॉन रियलाइजेशन को एज अ बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर रहे हो, तो उस केस में हम आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे। लिखा उन्होंने, मैंने पॉइंट लिखा, अनरियलाइज सेल प्रोसीड्स, पैसा नहीं आया, बट क्यों नहीं आया, बिकॉज वो राइट ऑफ करना पड़ा एज बैड डेब्ट्स और उसके लिए हमने आरबीआई की परमिशन भी ली, तो उस केस में रीपेमेंट की जरूरत नहीं होगी। पर अगर अदर रीजंस है, पैसा आप नहीं ला रहे हो और आरबीआई ने आपको बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करना परमिट नहीं किया है, तो उस केस में आपके ऊपर 96B का जो होगा वो एक्शन अराइज होगा। ये एक पक्का क्वेश्चन बेटा आज की डेट में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आई एम श्योर अबाउट दिस। अच्छा, अब उन्होंने इस प्रोविज़न में एक अच्छी बात ये लिखी, उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए एक पर्सन ने एक्सपोर्ट किया, रिफंड भी ले लिया, अब उसे उम्मीद थी फेमा के परमिसिबल टाइम पीरियड में वो पैसा ले आएगा, बट किसी वजह से नहीं ला पाया, कोरोना इशू आ गया, सारी पेमेंट रुक गई तो नहीं आया पैसा, तो अब बेटा 30 डेज के अंदर उसे गवर्नमेंट को रीपे करना है। उसने रीपे कर दिया, उसने जो भी रिफंड लिया था वो रिफंड का अमाउंट अलोंग विद 18% पर एनम जो है वो रीपे जो है वो कर दिया। आर यू ओके विद दिस? अब सुनिएगा ज़रा मेरी बात। अब उन्होंने इसमें एक स्पेशल बात ये लिखी, आपने ठीक है नॉन रियलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट को जो है वो रिपेमेंट कर दी, अब आप बायर से पैसा तो नहीं छोड़ेंगे, आप बायर से तो पैसा रिकवरी करने लगे रहेंगे, तो आप अपने बायर के पीछे पड़ गए और बायर के अगेंस्ट आपने लीगल एक्शन की धमकी दी या व्हाटसोएवर, और अल्टीमेटली आप उस बायर से वो पैसा जो है वो रियलाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने अगली स्पेशल बात आपके ये लिखी कि एक बार आप रिपेमेंट कर चुके, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने बायर से अल्टीमेटली सेल प्रोसीड्स रियलाइज कर लेते हैं, तो आपको एक एडिशनल काम ये करना है, आरबीआई से परमिशन लेनी है स्पेशल, और आरबीआई से परमिशन में आपको ये कहना है जी मैं फेमा के टाइम पीरियड में तो पैसा नहीं ला पाया था, लेकिन अब मेरा बायर मुझे पैसे दे रहा है, तो आप हमें रियलाइजेशन की परमिशन दें, और आरबीआई ने रियलाइजेशन की परमिशन दी और आपने रियलाइज कर लिया, तो जो आपने अभी रिपे किया था गवर्नमेंट को नॉन रियलाइजेशन की वजह से, अगर वो आरबीआई की परमिशन मिलने के बाद आप रियलाइज कर लेते हैं, तो वो सारा जो आपने रीपे किया था ये गवर्नमेंट फिर से आपको जो होगा वो वापसी लौटा देगी। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड पोस्ट रिपेमेंट, रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स पोस्ट रिपेमेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर विद इन 3 months ऑफ सच रियलाइजेशन आपको अल्टीमेटली सेल प्रोसीड्स रियलाइज हो गया, तो विद इन 3 months ऑफ सच रियलाइजेशन रिफंड में अगेन भी
claimed to the extent of realization of sale proceeds if such realization is made within the permissible extended period by the RBI। तो शुरुआत में आप नहीं ला पाए, गवर्नमेंट को आपने रीपे कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बायर से रियलाइजेशन कर लेते हैं तो फिर आपको क्या काम करना है, आप रियलाइजेशन कर लेते हैं, आपको आरबीआई से रियलाइजेशन का परमिसिबल पीरियड एक्सटेंड करवा लेना है और फिर गवर्नमेंट आपको वापस से वो बेनिफिट जो होगा वो लौटा देगी। ये जो सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन वाली बात है, एक बार इसको हम बेरेक से पढ़ लेते हैं। नीचे बेटा ये रूल 96B दिया गया है। 96B का सब रूल 1, ये तो जो समरी में एक्सप्लेन कर दिया उसी से आप पढ़ लीजिएगा, और एक बार अगर सेल्फ रीडिंग करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ से कर लीजिएगा। सब रूल 2 जो है उसकी बेरेक की रीडिंग जरा आप मेरे साथ कर लीजिएगा। सब रूल 2 जो कि बात करता है कि आप शुरुआत में रियलाइजेशन नहीं कर पाए तो आपने गवर्नमेंट को रीपे कर दिया, लेकिन उसके बाद आप रियलाइजेशन कर लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट फिर से आपको वो बेनिफिट दे देगी। तो देखिएगा ये क्या कहता है, वेयर द सेल प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड बाय द एप्लीकेंट इन फुल और पार्ट आफ्टर द अमाउंट ऑफ रिफंड हैज़ बिन रिकवर्ड फ्रॉम हिम। इनिशियल रिफंड दिया गया था, रियलाइजेशन नहीं हुआ तो वो उससे रिकवर कर लिया गया, लेकिन उसके बाद एप्लीकेंट प्रोड्यूसेस एविडेंस दैट उसको ये प्रोसीड रियलाइज हो गई हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स। तो अल्टीमेटली आप अपने बायर से सेल प्रोसीड्स रियलाइज कर लेते हैं और सेल प्रोसीड्स रियलाइज करने के 3 महीने के अंदर आप ऑफिसर को अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ देखिए मैंने ये सेल प्रोसीड जो है वो रियलाइज कर लिए हैं। तो अब लाइन क्या कहती है, बाद में अगर आप रियलाइज कर रहे हैं देन द अमाउंट सो रिकवर्ड, जो कि आपसे रिकवर किया जा चुका था। और प्लीज ध्यान में रखिएगा आपसे रिकवर उन्होंने क्या क्या किया था, जो रिफंड दिया था वो भी किया था और साथ में इंटरेस्ट भी किया था। तो वो जो रिफंड दिया था वो प्लस इंटरेस्ट, वो दोनों अमाउंट जो उन्होंने आपसे रिकवर किए थे वो दोनों ही जो होंगे वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू द एक्सटेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड। वो आपको टोटल रिफंड वाला अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी जो आपसे उन्होंने रिकवर किया था वो दोनों पैसे वो आपको वापसी कर देंगे, प्रोवाइडेड, शर्त क्या है, द सेल प्रोसीड्स हैव बीन रियलाइज्ड विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज परमिटेड बाय आरबीआई। चलिए जी वापस एक बार आते हैं पेज नंबर 67। तो ये जो 96B एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको आप ये समरी से ही रिवाइज कर लेंगे बेटा। एग्जाम में आपके पास किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक सैंपल इलस्ट्रेशन मैंने नीचे दिया है, पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सपोर्ट किया गया विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अंडर बॉन्ड या फिर एलयूटी। टैक्स इनवॉइस उस एक्सपोर्ट का तैयार किया गया जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाईज 1 लाख रुपीज़, जीएसटी 18,000 रुपीज़ का इस वैल्यू पर बनता था, बट दैट वाज नॉट पेड बिकॉज बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है, विदाउट आईजीएसटी पेमेंट वाले रास्ते को ऑप्ट किया गया है। एंड रेसिपिएंट टू पे फॉर द सप्लाई आफ्टर सर्टेन पीरियड। अब ये हमारा इंडियन सप्लायर है, इसने किसी फॉरेन रेसिपिएंट को सप्लाई करी, उसने सप्लाई करके अपना टैक्स इनवॉइस जो था वो इसको रेस कर दिया और उसने रेसिपिएंट को कुछ क्रेडिट पीरियड दिया होगा कि विद इन दिस क्रेडिट पीरियड आप जो है वो पेमेंट कर देना। विद इन दैट क्रेडिट पीरियड रेसिपिएंट वाज सपोज्ड टू मेक द पेमेंट, बट रेसिपिएंट जो है वो पेमेंट नहीं करता है। तो क्या इम्प्लीकेशंस आज की डेट में अराइज होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। इम्प्लीकेशन डिपेंड करेंगे कि ये जो सप्लायर है उसने ये जो एक्सपोर्ट सप्लाई करी है वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की है या फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की है। एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स का अगर केस होगा, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स का, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की आप बात करेंगे तो आपने जिसको एक्सपोर्ट का टैक्स इनवॉइस रेस किया होगा तो उससे पैसा नहीं भी आया होगा तो भी क्या आप अपने रिफंड क्लेम कर गए होंगे? यस, रिफंड आप ले गए होंगे, लेकिन हाँ अगर अल्टीमेटली पैसा नहीं आता है विद इन द टाइम परमिसिबल अंडर फेमा तो क्या आपको रीपे करना पड़ेगा। यस, आपका एक्सपोर्ट नहीं हुआ या एक्सपोर्ट तो हो गया, एक्सपोर्ट तो हो गया बट रियलाइजेशन नहीं हुआ, और रियलाइजेशन ना होने की वजह से आज की डेट में आपको रीपे जो होगा वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा,
आपने गुड्स बाहर भेजे, बाहर भेजने के साथ एक्सपोर्ट हो गया, उसने पैसे नहीं दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपोर्ट तो हो गया। हाँ, पैसे ना देने की वजह से आज की डेट में आपने जो रिफंड आईटीसी का क्लेम किया इस केस में, वो आपको रिपे करना पड़ेगा। तो मैंने आंसर में क्या लिखा है, अगर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स सेल प्रोसीड्स विद इन टाइम अलाउड अंडर फेमा रियलाइज नहीं करता है तो ट्रांजैक्शन विल रिटेन द करेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट हुआ था और एक्सपोर्ट ही है, उसमें कोई बात का चेंज नहीं हुआ। पर हाँ, क्योंकि पैसा नहीं आया तो जो रिफंड क्लेम किया गया था दैट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड बैक विद द गवर्नमेंट। आपको वो पैसा, वो रिफंड का अमाउंट पे बैक करना पड़ेगा अलोंग विद 18% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ। इन कंपैरिजन अगर आपने सर्विस की सप्लाई करी थी, आप सर्विस के एक्सपोर्टर थे, ध्यान देना बेटा, अगर आप सर्विस के एक्सपोर्टर थे, आपके पास एक पर्सन आया था, आपने उसे सर्विस दे दी थी, उसका टैक्स इनवॉइस भी रेज कर दिया था, अब उस व्यक्ति से पैसा आना था लेकिन नहीं आया। तो यहां पर एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर उस व्यक्ति से पैसा नहीं आया और सर्विस का केस है, तो जब तक पैसा आया ही नहीं, आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बना ही नहीं, आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बना ही नहीं। क्या आपको कोई रिफंड गवर्नमेंट ने दिया होगा? आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने आपको 1 रुपए का रिफंड नहीं दिया होगा। गवर्नमेंट ने क्या कहा होगा, आपने एक्सपोर्ट किया ही नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो कब होता है सर्विस के केस में, जब पैसा रियलाइज कर लेते हो। रियलाइज नहीं किया मतलब एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं, और अगर एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं तो तुम हमसे कोई रिफंड मत मांगो। उल्टा तुमने जब ये एक्सपोर्ट किया था तो तुमने अंडर बॉन्ड या एलयूटी किया था, तुमने सर्विस दी थी अंडर बॉन्ड या एलयूटी विदाउट आईजीएसटी पे करते हुए, और हमने तुमसे उस बॉन्ड में लिखवाया था। याद करिएगा, अगर आपको याद आए, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस से जब बॉन्ड लिया जाता है तो रूल 96A ये कहता है, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस से जो बॉन्ड लिया जाता है उसमें ये लिखवा करके उनसे ये अंडरटेकिंग ली जाती है कि आप जो सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हो अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, उस सर्विस का पैसा आप विद इन द टाइम परमिसिबल अंडर फेमा रियलाइज करेंगे। और अगर आप रियलाइज नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी सर्विस एक्सपोर्ट बनने में फेल हो जाएगी, और उस केस में आपको जो आईजीएसटी पेमेंट में छूट दी गई थी वो छूट नहीं रहेगी, आपको वो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट बनेगा ही नहीं, और आपको जो आईजीएसटी पे नहीं करवाने की छूट दी गई थी वो छूट खत्म हो जाएगी, आपको आईजीएसटी जो होगा वो पे करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस के केस में अगर पैसा नहीं आया तो ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा ही नहीं, कोई बेनिफिट्स वो नहीं ले सकता। उल्टा नॉन रियलाइजेशन की वजह से उसने जो आईजीएसटी पे नहीं किया था वो आईजीएसटी अब जो होगा वो पेबल बन जाएगा। आर यू एबल टू डिफरेंशिएट? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स ने गुड्स भेज दिए, एक्सपोर्ट हो गया था, पैसा नहीं आया, तो जो रिफंड ले लिए थे वो रिफंड वापस देने हैं। उसे एक्सपोर्ट हो चुका है, उसने जो बेनिफिट्स लिए थे पैसा ना आने पर वो बेनिफिट्स वापस करने हैं। एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस के केस में अगर पैसा नहीं आया तो फिर वो एक्सपोर्ट बनी ही नहीं, आपको एक्सपोर्ट एसोसिएटेड कोई भी रिफंड गवर्नमेंट ने दिए ही नहीं होंगे। उल्टा गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आपने क्योंकि एक्सपोर्ट किया नहीं अंडर बॉन्ड, तो वो आईजीएसटी जो आपसे नहीं लिया था वो आप आईजीएसटी जो होगा वो विद इंटरेस्ट जो होगा वो आप पे करेंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। चलिए जी, इसके साथ एक्सपोर्ट रिलेटेड अमेंडमेंट्स हमारी खत्म होती है। थैंक यू।